હેલો ધવલ સર, વેલકમ ટુ વિકીઝ ટોક શો. હેલો સિદ્ધાર્થ સર, કેમ છો સર? ઓલ વેલ સર, હાઉ આર યુ? બસ ફાઇન સર. સર કેવી લાઈફ ચાલે છે? સર જોરદાર છે. અત્યારે તો આજે રિઝલ્ટ છે 12th નું ને અમે બધા પાછા પ્રોફેશનલ કોર્સમાં છે, રાઈટ. એટલે ઇટ્સ અ પરફેક્ટ ટાઈમ અત્યારે. એકચ્યુઅલી આજના દિવસમાં મેક્સિમમ લોકોને અમે મળ્યા છે કે જે લોકો આફ્ટર 12th સીએમએને એઝ અ કેરિયર ઓપોર્ચ્યુનિટી વિચારતા હોય અને અમે લોકો વર્ષોથી આ ફિલ્ડમાં છે, તો રાઈટ. આજનો દિવસ તો ખરેખર બહુ જોરદાર રહ્યો. એની જોડે Superb. વાતચીત કરવામાં જ રહ્યો છે ખાસો દિવસ. સુપર સુપર. સર, હાઉ ઇઝ યોર લાઈફ ગોઈંગ? So rocking every day morning, say evening, રાઈટ. we are so occupied અને એના માટે જ ભણ્યા હતા because wanted to remain busy. રાઈટ રાઈટ So રાઈટ. and we love what we do. ઓકે, So that is the best combination which by અમેઝિંગ. God grace we are having. વેરી નાઇસ, વેરી નાઇસ. તો સર, સીએમએ વિશે આજે ડિસ્કશન કરવા માટે આપણે ભેગા થયા છે. આઈ એમ સોરી, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वी आर हैविंग टू गेस्ट इन द स्टूडियो. तो थोड़ा बहुत प्लीज़ एडजस्ट करना. तो सर, सीएमए के लिए बातें करनी है, बहुत सारी बातें करनी है. बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे भी हैं, हमारे स्टूडेंट्स के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. एंड बिकॉज आप लोग इतने सालों से सीए में पढ़ा रहे हो, आपके क्वालिफिकेशन में भी सीए में है, तो आई होप कि ये जो पॉडकास्ट है हमारे व्यूअर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा. तो सही सर, बात। सबसे पहला और सबसे बेसिक क्वेश्चन कि अगर मेरा बच्चा 11th स्टैंडर्ड में है या फिर मैं खुद 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा हूँ, तो मुझे वो क्या पॉइंटर्स चेक करने चाहिए, वो क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए जिससे कि मैं ये एश्योर हो सकूं कि मैं सीएमए करने के लिए कैपेबल हूं या नहीं हूं. सबसे पहले तो बच्चे को ये सोचना है कि आई वॉन्ट टू बी डिफर और डिफरेंट देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. आप एक स्टेटिस्टिक के हिसाब से जाओ, इंडिया का 140 करोड़ पॉपुलेशन है एंड कुछ और स्टेटिस्टिक जाओ तो हर साल 90 लाख के आजू बाजू ग्रेजुएट्स बाहर निकलते हैं. उसमें कॉमर्स के अगर देखें तो 50 से 60 लाख है. ओके. अब इतने सारे ग्रेजुएट्स बाहर निकलेंगे एंड फिर वो एंटर होंगे फील्ड में. अब हमको देखना पड़ेगा कि वो फील्ड जहां हमारे कॉमर्स के बच्चे काम कर सकते हैं, वहां मैं अपनी प्रॉपर स्किल्स लेके जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ. एंड वो क्राइटेरिया को अगर बच्चा सोचे ना, तो उसको आइडिया आ जाएगा कि भाई मेरे को मास में जाना है या क्लास में जाना है. ओके. सो दैट इज़ वाई अब देखो पूरे इंडिया में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की संख्या अगर आप देखें तो 1 लाख ओनली कॉस्ट अकाउंटेंट्स, अराउंड 1 लाख. 144 करोड़ में आप देखो तो 0.01 करोड़ के आजू बाजू हो. सो बच्चे को ये सोचना है कि अगर मेरे को अदर बच्चों से कुछ अलग करना है, तो मेरे को कुछ ऐसा रास्ता देखना चाहिए या उस रास्ते पे जाना चाहिए जहाँ कम लोग हैं, तो आई कैन डिफरेंशिएट माई सेल्फ. दूसरा कि इंडिया में है ना, टोटल मिला के अगर मैं प्रोफेशनल्स की बात करूँ ना, तो 6-7 लाख से ज़्यादा नहीं है कॉमर्स के प्रोफेशनल्स. तो अगर ये बच्चा सोचे कि इफ़ आई वांट टू बी इन दिस पार्ट, तो उसके लिए इजी हो जाएगा माइंड सेटअप करने के लिए कि भाई यस, मेरे को डिफरेंशिएट करना है और उसके लिए प्रोफेशनल कोर्स है और उसमें सीएमए इज़ वन ऑफ दैट. सो आज हम उसी की बात करने वाले हैं. बट मेरे हिसाब से बच्चे का माइंड सेट ये होता है. ओके. एंड उसके बेस पे फिर वो बच्चा कोई भी प्रोफेशनल लाइन सेलेक्ट करता है. ओके. ओके. वेरी नाइस. See, looking at the current scenario, the way Indian economy is again growing day by day. जब हम स्कूल में थे, मुझे बराबर याद है हमारे टीचर्स हमें बताते थे that why India is a poor country, and the reason which used to be given by almost everyone that because of population. Right. Now that has become a blessing. Right. That is the reason why we are not having any slowdown. इतना हमारा कंट्री में हमारा खुद का ही सेल्फ कंजम्पशन इतना बड़ा है, there is no question of slowdown. Okay. Now looking at this, opportunities would be immense amount of opportunities. Up after 11th, I normally advise student that in a life, you should think about doing two type of courses. Okay. The course which gives you knowledge, and the course which gives a right platform to you. Okay.
And if you are able to find a course which has both of these capabilities, then you not should think twice before joining. And the best part of the CMA is it gives a great amount of knowledge and a right amount of platform any youngster would be expecting at the age of 2021. So the kind of platform it gives and the kind of knowledge, and that knowledge comes with obviously maturity. And that kind of youth, when contributing the development of the nation and being a part of the commerce student, then ultimately the country as well as a student will definitely will grow. So that combination we are having in CMA. राइट राइट अगर मैं पेरेंट हूँ और मेरा बच्चा है जो 50 60 70% के आसपास स्कोर कर रहा है, तो मुझे किस तरीके से पता चलेगा कि मेरा बच्चा जो है ये प्रोफेशनल कोर्स है सीए में, ये इतना भी इजी नहीं है कि एडमिशन ले लिया तो पास हो ही जाएंगे? तो मुझे कैसे पता चलेगा, या फिर क्या चीज़ें मुझे देखनी चाहिए अपने बच्चे में कि उसमें अगर ये स्किल्स है या ये सब्जेक्ट्स में वो अच्छा है, देन ही शुड गो फॉर सीए में? या फिर कोई परसेंटेज क्राइटेरिया है कि इससे ज़्यादा परसेंटेज हो तो वो कर पाएगा? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एलिजिबिलिटी, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द कैपेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट, कि भाई इतना है तो हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं कि हाँ भाई ये कैपेबल है, ये सीए में कर लेगा। तो वो कैसे मेजर किया जा सकता है? ये है ना, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है आपने, क्योंकि अभी रिजल्ट भी हुआ है और कोई भी पेरेंट है उसका एक फर्स्ट थॉट ये होता है कि भाई मेरा बच्चा कैपेबल है कि नहीं, या ये कोर्स कर पाएगा कि नहीं। इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स, राइट। इतने बहुत कम लोग पास होते हैं, तो फिर बच्चे का क्या ऐसा डायमेंशंस में देखूं कि अगर ये उसमें फिट हो रहा है तो फिर मैं उसको एडवाइस करूं, राइट, या फिर अलाउ करूं। तो मेरे हिसाब से सर 11th-12th के बच्चे हैं, अभी पूरा कॉमर्स जाना नहीं है उनको। अब उस सिचुएशन में उनको ये सोचना कि भाई ये फील्ड मेरे लिए बेस्ट है या ये फील्ड मेरे लिए बेस्ट है, इट इज डिफिकल्ट। वो हमेशा किसी और के सजेशंस पे ही भरोसा करेगा। बट एक जनरल क्राइटेरिया में अगर बता दूं पेरेंट्स को खास, कि भाई आप देख लो आपका बच्चा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है और थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं नॉर्मली प्रोफेशनल कोर्सेज, और 11th-12th में भी आप ये सीधा सीधा क्लासिफिकेशन कर सकते। सबसे सरल क्लासिफिकेशन ये है कि अगर आपका बच्चे को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट पड़ रहा है, मींस डिजिट्स उसको बोर नहीं कर रहे, राइट, मतलब अकाउंट स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, जहाँ डिजिट्स आता है, जहाँ प्रैक्टिकलिटी आती है। ऐसा जरूर नहीं कि सिर्फ आंकड़े हो, बट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कि भाई चलो यहाँ ये ऑर्गेनाइजेशन चलता कैसे, इट्स अ प्रैक्टिकल पार्ट। अब ऐसे में अगर इंटरेस्ट हो ना, तो मेरे हिसाब से ये प्रोफेशनल कोर्सेज में पर्टिकुलरली सीए में, राइट, इट इज बेस्ट फिट फॉर हिम बेस्ड ऑन हिज चॉइस। राइट, कि भाई तेरे को पसंद है प्रैक्टिकलिटी, तो ये सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोजर देने वाला है, बराबर। सो पहला तो क्राइटेरिया पेरेंट्स को ये देखना है कि मेरा बच्चा, उसको इंटरेस्ट कैसा है, राइट, कौन से सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा है। और ये इसका सबसे इजी मेजरमेंट ये है कि बच्चा खुद देख ले, पेरेंट्स खुद देख ले कि कौन से सब्जेक्ट्स में ज्यादा समय वो पढ़ ले 11th-12th में, तो भी वो बोर नहीं हो रहा है, राइट, बराबर। ज्यादा समय दे दे उसमें तो भी उसको कंटाला नहीं आ रहा है, राइट। अगर ये चीजें देख लेना तो एक जनरल आइडिया आ जाएगा कि इसको इंटरेस्ट कहाँ है। दूसरा, कम एफर्ट्स में भी जो सब्जेक्ट्स ज्यादा इजीली अंडरस्टैंड हो जाते हैं। अब इसमें कभी कभी टीचर्स की स्किल बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर लेती है, राइट। एक एक्सीलेंट टीचर हो तो बोर्ड सब्जेक्ट को भी उतना ब्यूटीफुली समझा देता है कि भाई उसको उसमें मजा आ जाता है। बट एक जनरल, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, इंडिविजुअल टीचर को छोड़ दिया जाए तो बच्चा अगर ये देख ले कि भाई कहाँ मैं कम एफर्ट्स दूं तो भी मेरे को ज्यादा मजा आ जाता है और मार्क्स तो मेरे आ ही जाते हैं, तो ये एक क्राइटेरिया रहता है। और उसमें अगर ये प्रैक्टिकल पार्ट आता है ना, तो सीए में इज द बेस्ट सूट। ओके। फिर एक चीज और देखनी है कि ये जो वर्ल्ड है पूरा प्रोफेशनल वर्ल्ड, उसके अंदर खुद की आगे बढ़ने की इच्छा, क्योंकि एक सेटअप होता है ना किसी का कि भाई मैं जॉब करूंगा, हाँ, या फिर मैं चलो बिजनेस करूंगा, या फिर चलो मैं कुछ अब्रॉड का सोच रहा हूँ। ऐसा 2-3 ब्रॉड क्राइटेरियाज होते हैं। राइट। उसमें अगर बच्चा सोच ले कि मेरे को बिजनेस करना है या फिर सर्विस सेक्टर में जाना है, जैसे प्रैक्टिसिंग है ना, एडवाइस देनी है, कंसल्टेंसी देनी है, तो यहाँ है ना प्रैक्टिकलिटी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। तो बच्चे का इंटरेस्ट देखना है कि भाई उसको ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स अपील करते हैं, कम मेहनत में कौन सा सब्जेक्ट उसको ज्यादा अपील कर जाता है, और दूसरा उसको आगे जाके क्या करना है, क्योंकि हर एक जगह सभी के लिए नहीं है।
ओके, बट मेरे लिए जो बेस्ट जगह है वो तो हम्म, मैं ढूंढ सकता हूँ। राइट, तो पेरेंट्स को सबसे ज्यादा अपने बच्चों के बारे में मालूम होता है कि इसका स्वभाव कैसा है, वो कहाँ सेट हो जाता है। राइट, अब देखो प्रैक्टिकल एरियाज में सपोज मैं अपनी फर्म खोल के बैठता हूँ, तो आई शुड फर्स्ट एबल टू मार्केट माई सेल्फ। अब ये स्किल होनी चाहिए। अब बच्चे का ग्रुप ज्यादा है, बढ़िया है, हाँ, तो उसको अच्छा है कि यार प्रैक्टिकल एरिया में जाएगा, 10 लोगों को कन्विंस कर पाएगा। राइट, तो वो सब बच्चों के लिए ये बेटर हो जाता है। जहाँ कन्विंसिंग डिजिट्स बेस हो, स्टेटिस्टिक बेस हो, वहाँ ये एरिया है ना आपको एकदम बढ़िया प्लेटफॉर्म देता है आगे राइट, बढ़ने के लिए। तो पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि बच्चा क्या सोच रहा है। सिद्धार्थ भाई और कुछ? My thought process are altogether different. My grandfather was a captain in Indian Army, and whenever I used to sit with him, no, तो कभी ना कभी जब thoughts we are sharing, तो उन्होंने एक स्टोरी मुझे बताई थी कि बेटा ना एक दिन विवेकानंद अपनी स्कूल जा रहे थे अपने घोड़ा गाड़ी में बैठ के, उस टाइम पे तो वही थे, तो ही यूज टू एंजॉय इट अ लॉट। तो कभी जब घर पे डिस्कस कर रहे थे अपने मदर के साथ, तो ऑब्वियसली मदर ने पूछा कि बेटा बड़े होके क्या बनोगे। अब उनको रोज मजा आता है कि ये घोड़े गाड़ी में बैठ के जाना, तो द पर्सन हु इज ड्राइविंग, सारथी को कितना मजा आ रहा होगा, दैट इफ आई वांट टू ड्राइव दिस। सो उन्होंने बोला कि आई वांट टू बिकम सारथी, chariot. Then the answer given by the mother, that is what I think in today's parents need to understand. अब जिस रूम में बैठ के डिस्कस कर रहे थे, उसी रूम में सामने भगवत गीता में कृष्ण और पीछे अर्जुन, और कृष्ण सारथी बन के वहां बैठे। तो उनकी मदर ने यही बोला कि बेटा सारथी अगर बनना है तो ऐसे सारथी बनना। That is what I normally even advise to whenever I used to meet any of the parents, that you cannot judge the capability of fish by its ability to climb the trees. If your kid are having that leadership quality which we think कि ये मस्ती में जा रहा है, because he is not able to understand his potential. So percentage are very for me it's an irrelevant thing. See, understand, a kid coming from 10th standard and coming in 11th standard, and we are trying to teach him economics, he has no idea whatsoever. So even I in my 11th, I used to hate economics because I don't understand how the country works. I just need to cram the things, and gradually after getting a professional degree, now we understand how the things work. And now the same economics is one of my favorite topic in which I can talk about. So according to me, parents need to have a right kind of consultation with the teachers who is teaching them at 11th and 12th level, because the teachers are the right person to understand capability of any of his students. So 11th 12th में आप जैसे टीचर्स हैं, वो सही तरीके से किसी भी स्टूडेंट का पोटेंशियल पहचान सकते हैं। अगर कोई बच्चा यही चीज की वजह से अगर डर रहा है that I got only this much amount of percentage in my 12th, whether I should do it or not, let me give you my example. I studied in Gujarati medium, and that too in the 60s percentage, and still I able to crack this exam. So there are certain things that you need to very clear about your mind, that whatever has happened. Past is of no use. It's an historical cost which is irrelevant. So we need to focus on the future discounting, how we can do it. So I don't advise any of the parents कि आप कभी उसको, भले वो ज्वाइन नहीं करना चाहता है तो बहुत ही अलग बात है, लेकिन तू ये नहीं कर सकता है because you have this much percentage, there is a very wrong thing. You are killing his potential then. Because at 11 12 I know कितना amount of maturity I used to have. राइट, तो I'll advise to their parents कि एक बार प्लीज उनके टीचर 11 12 के टीचर्स एक बार मिले और सभी कोर्सेज के बारे में जाने, और फिर बच्चे को कहाँ इंटरेस्ट आ रहा है कि सीए में, तो सीए में करता क्या है, वो जब तक मुझे समझ भी नहीं आया कि हाँ जो लीडरशिप आज मुझे पसंद है, राइट, वही लीडरशिप तुम्हें करनी है एट कॉर्पोरेट लेवल, देन द स्टूडेंट विल बी हैविंग इंटरेस्ट, और फिर उसे कोई चीज उसे रोक नहीं सकती है। राइट, दैट इज व्हाट आई फील कि व्हाट जॉब यू आर सिलेक्टिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, कितना शिद्दत से करते हैं ना उसे, दैट विल मेक यू सक्सेसफुल। राइट। सर आपने एक चीज़ बताई थी कि नंबर्स के ऊपर अगर ग्रिप अच्छी है तो सीए में लेना चाहिए।
तो जो बच्चों को नंबर्स अच्छे लगते हैं और जैसे सिद्धार्थ सर जैसे जो बच्चे होंगे जिनको इकोनॉमिक्स बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उनका सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, क्या सर थियरी नहीं आएगा इसमें? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। थियरी एंड एक्चुअली हम लोगों के माइंड में ना एक थोड़ा सा अलग सा माइंडसेट है कि भाई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स मीन्स उसके अंदर सब प्रैक्टिकल ही आता है, हाँ। गिनना ही आता है। जैसे अकाउंट है तो सब एंट्री करेंगे या Right. अकाउंट बनाएंगे, बट ऐसा नहीं। आप अकाउंट पढ़ाना शुरू करो ना तो पहले महीने आपको थियरी पढ़ानी थियरी पड़ती है। पढ़ेंगे, सही सो बात थियोरी एंड प्रैक्टिकल्स अपने आप में एक चीज है। प्रैक्टिकल को समझाने के लिए थियोरी चाहिए, है। ट्रू। एंड प्रैक्टिकल समझने के बाद वो उसको अप्लाई करने के लिए आपके पास एक अलग सेट ऑफ माइंड चाहिए। तो अभी ये जो लोग सोच रहे हैं ना कि सर इसमें प्रैक्टिकल आएगा या थियरी भी आएगा, दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा, बट Okay. ज्यादा प्रैक्टिकल आएगा। बट ये जो इकोनॉमिक्स या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जैसे सब्जेक्ट्स है वो आते हैं या नहीं आते हैं? आते हैं ना सर। इसका कोर्स है ना सर, टोटल 3 हिस्सों में बटा है। ओके। पहला स्टेज है फाउंडेशन स्टेज, ओके। जो 12th के बच्चे या फिर 11th में हम्म। पढ़ रहे हैं हम्म। वो बच्चे भी ये कोर्स में जुड़ सकते हैं फाउंडेशन स्टेज में, जो एंट्रेंस एग्जाम जैसा है। और उसके अंदर आप जो बोलो ना, इकोनॉमिक्स भी आता राइट। है, मैनेजमेंट भी आता है, हम्म। स्टैटिस्टिक भी आता है, अकाउंटिंग भी आता है। तो एक प्रकार से 11th-12th के सब्जेक्ट आते हैं, सब्जेक्ट्स आते बट साथ साथ कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स हैं जो उनके लॉजिक को पावरफुल बनाने के लिए Right. होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स है, जैसे हम्म। लॉ है। ये Okay. दोनों प्योर लॉजिकल है। ओके। इफ यू आर नॉट हैविंग अ लॉजिक यू कैन नॉट क्रैक दिस सब्जेक्ट्स। हम्म। तो ये भी रखेंगे। अच्छा, कम्युनिकेशन हो, इसके लिए कम्युनिकेशन सब्जेक्ट रखा गया है। ओके। फिर साथ साथ में मीन्स एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन है कि टोटल फाउंडेशन में जो 4 पेपर है उसमें से 2 ऐसे है, एक में अकाउंटिंग एंड कॉस्ट आता है, दूसरे में आता है आपका मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। Okay. एंड उसके सामने लॉ, कम्युनिकेशन ये थियोरी, एंड हम्म। दूसरा इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट ये भी थियोरी। सो Right. कॉम्बिनेशन है इनिशियली, बट लेटर ऑन जब आगे के स्टेज में जाते हो, हाँ। इंटरमीडिएट एंड फाइनल, इंटरमीडिएट में दो ग्रुप आते हैं एक्चुअली। सब्जेक्ट्स टोटल 8 है और उनको 4-4 सब्जेक्ट के 2 ग्रुप्स में बांटा है। तो उसमें अगर आप देखें ना इंटरनली, तो हर 4 पेपर के पर एक पेपर आपको थियोरी बेस का मिलेगा। ओके। बट उसका मीनिंग क्या हुआ, अगर आप इंटर फाइनल का के टोटल 16 पेपर को चेक करें, इंटर के 2 ग्रुप, फाइनल के 2 ग्रुप, हर एक के 4-4 पेपर, तो आपको ऐसा मिल जाएगा कि भाई out of those 16 subjects of intermediate and final, which is the main course, foundation is just the entrance exam, राइट। but out of those 16 subjects आपको दिखेगा कि 4 से 4.5 सब्जेक्ट उसमें थियोरी कंटेंट है प्योर, राइट। एंड बाकी के जो है उसमें प्योर प्रैक्टिकल्स है, जैसे Right. अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, डायरेक्ट टैक्सेशन है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, ऑपरेशन मैनेजमेंट है, कॉस्टिंग है। तो ये सभी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, राइट। बराबर। सब्जेक्ट्स हम लोग आराम से बाद में लेने वाले थे, बट अच्छा वो Yes, आपने sir. वही टॉपिक इंक्लूड कर लिया। सर 11th स्टैंडर्ड का जो बच्चा है, ठीक है, उसको एक जनरल क्वेश्चन ये भी होता है कि मतलब बिकॉज उन लोगों ने कभी एक्सपीरियंस किया नहीं होता प्रोफेशनल कोर्सेज, बट जो लोग प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं उनके पास से उनको फीडबैक मिलता है कि बहुत पढ़ना पड़ता है, दिन के 16-16 घंटे पढ़ना पड़ता है और फिर भी पास होने की कोई गारंटी रहती नहीं है। तो ये बात में कितनी सच्चाई है सर? ये तो मीथ है सर। See, this again I used to tell them whenever anyone comes, no, क्योंकि बच्चे को क्या पढ़ने वाले हैं इस कोर्स में, उससे ज़्यादा चिंता रहती है कितने घंटे पढ़ने। कितने एग्जैक्टली राइट। See, that is a myth. ओके। आज अगर कोई बच्चा 11th या 12th स्टैंडर्ड में है, from morning 7 o'clock till afternoon he is going to school, and then even after post afternoon or even at afternoon he's supposed to join, or he might be going to some coaching institute Coaching, where right. again he is spending effective 4-5 hours in a day. So Right. there is those number of hours that you are spending in a school plus the number of hours that you are spending in a coaching institute plus self study. This is what he's actually right now doing. राइट। So I still not able to understand where this additional number of hours are coming. Everyone has this 24 hours. Here the good part is there is no school that you need to attend. There is a coaching that you need to do, along with supported with, I'll suggest 3 hours of self study, but daily, consistent. If you try to develop this self discipline of 3 hours in a day, whereby you are
रिवाइजिंग आपने आज जो पढ़ा था उसको आप रिवाइज कर लो आज के आज ही। सिर्फ ये सेल्फ डिसिप्लिन होना सर 3 घंटे इनफ है। अच्छा। फिर हाँ ठीक है, जब एग्जाम नजदीक आ गया, एग्जाम के 1 महीना बचा है, एग्जाम के 10-15 दिन बचे हैं, तब ठीक है दैट वी नीड टू स्ट्रेच आवर सेल्फ लिटिल बिट, बिकॉज द होल सिलेबस आप जहाँ पे भी फाउंडेशन से लेके फाइनल तक का एक भी टॉपिक सर ऐसा नहीं है जो शायद कोई टीचर हमें एक्सप्लेन करे और मुझे समझ ना पाए। ओके। ऑल सब्जेक्ट्स आर वेरी लॉजिकल। द प्रॉब्लम विद दिस इज दैट इट इज बिट बल्की। नाउ इफ आई एम कंपेयरिंग अ काइंड ऑफ अकाउंट दैट राइट नाउ वी आर हैविंग, या तो इनकम टैक्स या तो जीएसटी की कॉम्प्लेक्सिटी के साथ अगर मैं मेरे 10th स्टैंडर्ड की ट्रिग्नोमेट्री को कंपेयर करूँ ना, तो आई स्टिल मेरी नींद उठ जाएगी वो साइन थीटा कॉस थीटा। ये यहाँ नहीं है। राइट। यहाँ सारे सब्जेक्ट्स लॉजिकल, तो यहाँ याद रखना या तो समझ ही ना पाना या आपकी इमेजिनेशन को यूज ना कर पाओ आप, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है। अच्छा, क्योंकि सिलेबस बड़ा है, इट टेक्स अ टाइम फॉर यू टू फर्स्ट अंडरस्टैंड एंड देन इवेल्युएट एंड रिवाइज। तो अगर आप ये 3 घंटे वाला प्रोसेस रोज कर सकते हो ना, परसेंटेज कोई क्राइटेरिया नहीं है फिर। ओके। आप आसानी से उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। देयर आर सो मेनी इंसिडेंट्स विद इन आवर इंस्टीट्यूट जिसके स्कूल में सर कभी रैंक नहीं आया, जिस बच्चे का स्कूल में इवन इन 12th they were average student 60-70%, right, and then they got all India rank because of this consistency, right. तो वो क्राइटेरिया इज नॉट एप्लीकेबल। और मैंने ऐसो को भी देखा है जिनके स्कूल में भी रैंक आते थे और या तो बोर्ड में भी रैंक आए हैं या तो सिटी टॉपर्स भी रहे हुए हैं, बट somehow they got stuck in this vicious circle because वो डिसिप्लिन फिर कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो आपने आगे जो किया है वो उतना ही रिलेवेंट है कि क्या आपने उससे सीखा। राइट। तो आप जो कंसिस्टेंट करते थे वो करते रहो, तो नो वन कैन स्टॉप यू। पहले नहीं करते थे तो अब करना पड़ेगा। राइट। अब 3 घंटे अगर आप नहीं दोगे, तो अगर आप सोच रहे हो कि आप इनकम टैक्स या जीएसटी की बुक लास्ट 3 दिन में पढ़ लोगे, तो सिर्फ पेज घुमाएंगे तो भी नहीं खत्म होगा। राइट। सो व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम योर डिस्कशन इज के स्कूल में जब थे तब भी उतने ही आवर्स बच्चों को देने पड़ रहे, बट स्कूल में एक एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि कंपलसरी स्कूल में जाना है, कंपलसरी क्लास में जाना है, तो वो कंट्रोल किसी और के हाथ में है और वो जोर जबरदस्ती करके भी आपके पास वो काम करवाता है। जब आप प्रोफेशनल कोर्सेज में जाते हो तो एक मैच्योरिटी भी ज़्यादा है। लोग अब आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नाउ यू हैव टू मेक योर करियर, यू हैव डिसाइडेड कि मुझे सीए में करना है, तो ये आपके हाथ में है कि आप इसके लिए मेहनत करो। कोई आके आपको स्कूल का टीचर या कोचिंग का टीचर ये नहीं बोलेगा कि आज होमवर्क क्यों नहीं किया या आज क्यों पढ़ा नहीं, कि ये कंसेप्ट क्यों याद नहीं है। वो किसी और का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना पड़ेगा। एंड शायद यही एक रीज़न है जिसकी वजह से जो लोग नहीं कर पाते उन लोगों को काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है। So discipline is the key element, Yes. as you said. And that is where our role comes into the play. Okay. That every day when we are teaching, so teacher is not a person कि जो आके कोई कॉन्सेप्ट बोल के चला गया। Teacher is actually a person who can bring a transformation. Okay. परिवर्तन या प्रलय दोनों पावर टीचर के पास। और आप कहाँ पढ़ा रहे हो, किसको आप डिलीवर कर रहे हो। अगर आप क्लासरूम में आज मैं पढ़ा रहा हूँ जीएसटी फॉर एग्जांपल, और उस दिन उस बच्चे को ना लगने लगे कि मुझे एक्सपर्ट होना है इसमें, आई वांट टू बी द बेस्ट, तो समवेयर इफ आई एम नॉट एबल टू डू दैट, नो, तो कहीं ना कहीं आई एम नॉट अ गुड टीचर, भले मैंने कितना भी अच्छा फिर पढ़ा। दैट इज वेयर वी आर फोकसिंग ऑन कि आने वाले सालों में दे विल स्टार्ट फीलिंग, जब वो स्टूडेंट तभी से कि मैं आगे जाके या तो एंटरप्रेन्योर या तो आई वुड बी लीडिंग सम कंपनी और आई वुड बी प्रैक्टिसिंग इन टॉप नॉच एरिया। और वो पूरे सारे बच्चों का जब एनवायरनमेंट होता है ऐसा, तो जो थोड़े भी वीक भी है ना, तो व्हेन यू आर इन अ टीम, द टीम एफर्ट दैट एक्चुअली पुशेस, और उसकी वजह से वी आर गेटिंग द हाईएस्ट रिजल्ट ऑलमोस्ट इन गुजरात with all India records almost every time. Sir, you won't believe, in a foundation we are getting around 90+% of result. Oh. And consistently since so many number of years. This is because of right kind of environment. See, kids need counseling. So that counseling, right type of counseling, that why this time is important for you. ऐसा नहीं है कि तुम नहीं कर सकते हो, why this time is important for you. Right. तो अगर कुछ चीजें आपको सारा आता है क्वेश्चन पेपर में, सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप 3 घंटे में उसको नहीं खत्म कर पाए, तो आपके नॉलेज का फिर कोई मतलब नहीं। सो व्हाई दिस इज अ राइट टाइम फॉर यू, दैट इज व्हाट वी नीड टू कन्वे देम इन अ वे दैट दे गेट मोटिवेटेड।
दैट्स इट, राइट, उतना ही हमारा काम है सर। सही बात है। ओके, तो अब यहाँ से थोड़ा और टेक्निकल डिटेल्स पे जाते हैं कि जैसे कोई पेरेंट है जो सोच रहा है कि मेरे बच्चे को सीएमए में रखना है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो उनके दिमाग में आता है वो है कि खर्चा कितना होगा अच्छा, और कितने टाइम पे कितना खर्चा होगा, टोटल कितने पैसे चाहिए और आफ्टर 6 मंथ आफ्टर 1 ईयर कितने कितने लगेंगे पैसे, तो उसका थोड़ा बाइफर्केशन। हाँ सर, ये एक्चुअली हर एक पेरेंट का सोचने का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्राउंड होता है कि भाई पढ़ाने में टोटल इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा Right. बच्चे पे। तो अलग अलग स्टेजेस है सर। पहला स्टेज जो फाउंडेशन है, उसमें सर मेनली इंस्टीट्यूट के एंगल से अगर हम बताएं तो इंस्टीट्यूट 6,000 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्जेस लेता है। राइट, एज ऑफ 2024 की हाँ, बात कर अभी रहे हैं हम लोग। अभी सो 2024 में आज की डेट में मैं बोलूँ तो 6,000 रुपया रजिस्ट्रेशन है। राइट, उससे आप क्या करते हो, इंस्टीट्यूट में एंटर हो सकते हो, उसके विद्यार्थी बन सकते हो, आपको इंस्टीट्यूट बुक्स प्रोवाइड करेगा, फिर उसमें से पढ़ना है। हर 6 महीने जून और दिसंबर में सीएमए की एग्जाम आती है। सो उससे पहले 2 महीने पहले एक और इन्वेस्टमेंट है एग्जामिनेशन फीस का, ओके 1200 रुपये। ओके तो फाउंडेशन में 6 महीने में ये 6,000 रुपया प्लस 1200 रुपया ओके ये इंस्टीट्यूट को देना है, जो कोलकाता बेस्ड इंस्टीट्यूट है, ओके इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, पुराना नाम। ओके 1959 से ये इंस्टीट्यूट बना है, अभी उसका नाम चेंज हो गया है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ओके सो सो वो चेंज होने का भी एक रीजन था, हम बात करेंगे आगे, बट अभी आपके क्वेश्चन पे स्टिक टू रहते हैं कि 6,000 रजिस्ट्रेशन, 1200 एग्जामिनेशन फीस, और तीसरा अगर वो कोचिंग ले रहा है, जैसे हम लोग कोचिंग प्रोवाइडर्स, तो ऑन एन एवरेज में बताऊं तो फाउंडेशन का 20-25 हज़ार के रेंज में कोचिंग भी मिल जाता है आपको। ओके सो दिस इज हाउ फर्स्ट 6 मंथ्स, देन वो सेकंड स्टेज में जाएगा जिसमें वो इंटरमीडिएट में पहुंचेगा। सो मतलब पहले 6 महीने उसको 30 से 35 हजार के आसपास का हाँ, खर्चा होगा। उसके आजू बाजू का है। ओके फिर नेक्स्ट 12 महीने का स्लॉट है, क्योंकि अब इंटरमीडिएट स्टेज आता है। ओके वो इंटरमीडिएट में है ना, 4-4 सब्जेक्ट के 2 ग्रुप रखे हैं इंस्टीट्यूट, ओके और उसकी एग्जाम हर 6 महीने को ली जाती है। ओके एग्जामिनेशन मंथ फिक्स्ड है, डेट फिक्स्ड है, रिजल्ट की डेट भी फिक्स्ड है। ओके सो हर जून में, हर दिसंबर में, टेंटेटिवली 10 से 17 तारीख को एंड 11 से 17 तारीख को जून एंड दिसंबर में उनकी एग्जाम्स होती है। ओके और 6-6 महीने के 2 ग्रुप है इंटरमीडिएट के, सो 12 महीने है। अब इसमें सबसे पहले जैसे फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन कराया, इधर भी करना पड़ेगा, तो उसका फीस है, रजिस्ट्रेशन का फीस है 23,100, ओके जिसमें उनका कंप्यूटर ट्रेनिंग आ जाता है, उनका सैप ट्रेनिंग। सिद्धार्थ भाई, ये सबसे यूनिक चीज़ है हमारे इंस्टीट्यूट की कि आप सैप ट्रेनिंग दे रहे हो। अब सिस्टम एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग अगर आप जानते हो इसके बारे में, लोग बड़ौदा लेवल पे लोकल पे 70-80,000 ले रहे हैं। अगर आप पुणे से जाके पढ़ो तो तकरीबन 3-3.5 लाख रुपए एक मॉड्यूल का है। वो इधर सीएमए इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग के तौर पे आपको ये 23,100 रजिस्ट्रेशन फीस में ये सिखाया जाता है। वो भी इंडिया के टॉप मोस्ट पर्सन जो इसमें एक्सपर्ट है वो सिखाते हैं। ओके सो वो 23,100 रुपया रजिस्ट्रेशन का पूरे इंटरमीडिएट का, जिसमें दोनों ग्रुप आ गए, फिर दोनों की एग्जाम आएगी 6-6 महीने पे, तो उस टाइम 1200 रुपया एग्जामिनेशन फीस। राइट सो 2,400 रुपीज ये इंस्टीट्यूट की तरफ से हमको चार्ज किए जाते हैं। अब कोचिंग की बात कर ले तो कोचिंग में रेंजिंग फ्रॉम होल इंडिया आई कैन से है, ऑन एन एवरेज फिगर्स इंडिविजुअल ग्रुप लगभग 20-22 हजार से लेकर के 26-27 हजार इंडिविजुअल ग्रुप होता है। सो आप ऐसा मान सकते हो कि रफली 50 हजार के आजू बाजू आपका इंटरमीडिएट दोनों ग्रुप का मिला के कोचिंग भी हो जाएगा। कोचिंग हो गया। सो टोटल 70 to 80,000 के बीच में आपका इंटरमीडिएट स्टेज, इंस्टीट्यूट की फीस, रजिस्ट्रेशन की फीस एंड कोचिंग क्लासेस की फीस, उसके साथ 70-80 के अंदर हो जाता है। सो दिस इज इंटरमीडिएट। ऐसा लास्ट स्टेज है फाइनल का। फाइनल के अंदर रजिस्ट्रेशन फीस है 25,000 रुपये। उसके अंदर वो लोग 7 डेज की इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग भी देते हैं। ओके उसके बाद 1200 रुपए की, सॉरी 1400 दोनों ग्रुप की एग्जामिनेशन फीस है। एंड कोचिंग भी अगर आप देख लो तो 50-60 हजार की रेंज में आपको दोनों ग्रुप का कोचिंग, दोनों ग्रुप का सेम प्राइस के आजू बाजू 5-7 हजार का थोड़ा गैप रहता है, बट एक ऐसा 70-80
के आजू बाजू में फाइनल भी आपका फाइनल हो भी जाता हो है। जाता है। सो ओवरऑल ये पढ़ाई का आप इन्वेस्टमेंट सोचो ना, हम्म, तो एक 180 से 2 लाख के 2 लाख बीच के में बीच में। एक बच्चा नेक्स्ट 3 साल में मिला के हम्म, टोटल ये कोर्स कंप्लीट कर सकता है। राइट। पहले 6 महीने में 30 से 35 हजार, हम्म, देन 70,000 के आजू बाजू, और 70 to 80 में फाइनल। राइट। सो फाउंडेशन 6 महीना, इंटर 12 महीना, फाइनल 18 महीना। So compared to any other like MBA or that kind of course, it is very cheap. Yes. यस और प्लस ऐसा भी नहीं है कि 2 लाख रुपए आपको एक साथ देना है। यस यू हैव टाइम पीरियड ऑफ अराउंड 3 years के जहाँ पे आपको वो पैसा अलग अलग स्टेजेस पे देना यस है। उसमें सर एक चीज मैं If you are looking from my point of view, no, the cost is almost zero. ओके। I'll tell you how, because I'm chartered accountant as well as CMA student, so I can tell you in that way. So the total expenditure is around 2 lakh rupees. That is what we discussed. राइट। Now the course has been designed in a way that it has a capability of earn while you learn. So when a student is completing his inter and joining final, he would be required to pursue articleship training, ओके। which he can do at CMS office in some company. Normally average, जैसे मेरी फर्म में भी है अगर, तो I am paying them 5,000 rupees stipend. It's a nominal amount. But this articleship है आपकी 15 महीने के लिए. ओके। So 15 महीने into 5,000, 75,000 को आपको वापस मिल रहा है. प्लस थिंक अबाउट अ स्टूडेंट के जो 12th के बाद या 11th के साथ अगर ये ज्वाइन कर रहा है, तो उसको फिर इन दिस 3 years अगर वो बीकॉम परस्यू कर रहा है, तो कोई सेपरेट बीकॉम के लिए कोचिंग लेने का कोई जरूरत नहीं है. वो मिनिमम 1 लाख रुपया वहां बचाएगा. राइट। अब ये 1 लाख उसने बीकॉम का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बचाया, 75,000 का उसको स्टाइपेंड अर्न किया, 1,75,000. अब 2 लाख के साथ मैं कंपेयर करूँ ना, तो 25,000 इट्स नेग्लिजिबल सर. राइट। इट्स नेग्लिजिबल. एंड द कोर्स हैज बीन डिजाइन इन अ वे के ऐसा नहीं है कि आपको बीकॉम की जरूरत नहीं है फिर नहीं करेंगे. ये सर आप इंटर में जब बच्चा आता है ना, तो एमकॉम लेवल तक का सिलेबस इट हैज बीन टेकन केयर. ओके। इसलिए जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि हम करने नहीं देंगे पैसे बचाने के लिए. दैट हैज बीन टेकन केयर. राइट। तो जो सिलेबस है वो उसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि बीकॉम पूरा सिलेबस इज गेटिंग कवर्ड. राइट। तो आप देखो ना, तो इट हैज अ नील कॉस्ट. तो एक और मतलब बीकॉम करना तो है, कोचिंग की जरूरत नहीं कोचिंग की पड़ेगी, जरूरत नहीं. तो कोचिंग के पैसे जो है वो बच जाएंगे। बच जाएंगे. बच जाएंगे। आपके आंसर से मुझे 2-3 क्वेश्चंस जी आए हैं. उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर आप खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जी सर. सीए में कैसे पढ़ा रहे हो? सर ओरिजिनली स्पीकिंग नो, आई लव टू टीच फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके। तो जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो मैं सीए के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता था, सीएमए के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता था. There are so many lectures which I have taken for even CA Institute, Chartered Accountants के लिए, CMA के लिए भी, and as a guest faculty में GST डिपार्टमेंट में बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं. बट देन बिकॉज मैं प्रैक्टिस में भी हूँ और मैं एकेडमिक्स में भी हूँ, तो देन आई वाज नॉट एबल टू फोकस एवरीवेयर. ओके। एंड आई थॉट कि इस पर्टिकुलर कोर्स को ध्यान में रखते हुए आई फेल्ट दैट दिस इज समथिंग इन करंट सिनारियो, जो हाईएस्ट यूथ है उसको अगर इस पे फोकस किया गया ना, तो द कोर्स हैज बिगेस्ट यूएसपी कि वो 2.5 साल में खत्म हो जाता है. ओके। और 2.5 साल में किसी को अगर मैं प्रोफेशनल बना सकता हूँ, और ऑनेस्टली स्पीकिंग इट इज अंडररेटेड कोर्स सर. पीपल आर नॉट हैविंग अवेयरनेस ऑफ इट. सो देन आई थॉट कि अगर काम करना ही है तो उस एरिया में काम करते हैं जहां अवेयरनेस नहीं है. Other professional course has sufficient amount of awareness. This course was not having that much amount of awareness. So that was my objective कि मुझे ये awareness create करना है, जो probably counseling हमारा when I was in a 12th and then I joined CA, वो proper counseling नहीं होता था. True. So our parents used to decide what is the best thing for me. सही बात है. वो काउंसलिंग से ना आज बच्चे बहुत मैच्योर है सर, एज कंपेयर टू मैच्योरिटी विच यू यूज्ड टू हैव, वी यूज्ड टू हैव इन 12th, नो, उससे बहुत मैच्योर है. दे हैव द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द टिप. वो बहुत सर्च करते हैं सर, उनको पता है. और जब हम बताते हैं कि इस करिकुलम में या पढ़ाई में ये आएगा, आप ये कर सकते हो, दे रेडीली एक्सेप्ट इट, दे एबल टू डाइजेस्ट इट.
तब तो हमें समझ में नहीं आता था कि हम सीए होके भी क्या करेंगे, वो भी नहीं पता था। नहीं पता था, सही बात है। उसलिए मैंने ना फिर देन वी डिसाइड कि नो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इमर्जिंग हम्म एंड इट इज वेरी मच नीडेड फॉर इंडियन इकोनॉमी, जिस हिसाब हम्म से मेक इन इंडिया इज कमिंग एंड राइट एमएनसीज आर कमिंग। हम्म सो फ्यू इयर्स बैक नो, जैसे हमारे हम्म, ग्रैंडफादर ना 10th स्टैंडर्ड पास कर लिया ना, दैट वाज सफिशिएंट। हाँ पेरेंट्स ने बैचलर कर लिया, दैट वाज सफिशिएंट। राइट अब सर आने वाले 5-10 साल में ये सिनेरियो आएगा कि अगर आप बीकॉम सिर्फ कर रहे हो तो वो तो आप सोच भी नहीं सकते। हम्म यू मस्ट हैव सम प्रोफेशनल डिग्री। हम्म अब जब प्रोफेशनल डिग्री लेनी है, लाइफ एक ही है, डे बाय डे लाइफ कम होती जा रही है, तो यहाँ मुझे ये डेफिनेटली सोचना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा कोर्स है हम्म जो मैं फटाफट खत्म करके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर पाऊँ। राइट एंड ये यूएसपी, सबसे बड़ा यूएसपी इस कोर्स का, हम्म all the courses are fantastic, ऐसा नहीं है कि this is the only reason, हम्म all courses have immense amount of potential, हम्म but this is something, no, मुझे ये लग रहा है कि a person is coming from even a middle class or the person who is coming from higher society ना, for both this is very crucial because everyone wants to achieve something in their life राइट and ट्रू time itself is limited, no, हम्म so that is the reason why I'm more inclined to this. ओके अमेजिंग। तो सर आपने जैसे बोला कि ये कोर्स 2.5 years में खत्म जी हो जाता है, प्लस यू ऑल्सो टॉक्ट अबाउट आर्टिकलशिप। जी सो कैन यू ब्रीफ मी अबाउट कि ये 2.5 years में कैसे खत्म होता है, मतलब कितने कितने महीने के कौन से स्टेजेस रहते हैं, प्लस आर्टिकलशिप का रिक्वायरमेंट क्या है फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। okay. अच्छा, बिफोर दैट एक और क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आया कि आपने ये भी बोला था कि इंस्टीट्यूट की फीस भरनी रहती है, तो जस्ट टू क्लैरिफाई फॉर आवर व्यूअर्स कि कोई कॉलेज है, कोई स्कूल है जो कोर्स चलाती है, या कोई इंस्टीट्यूट है, उसका भी थोड़ा ये बेसिकली ICMAI, राइट, तो ये जो इंस्टीट्यूट है उसके बारे में भी पहले थोड़ा सर आप इंफॉर्मेशन दीजिए। सर 1959 में हम्म पार्लियामेंट में एक्ट पास करके हम्म ये इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, राइट उसकी शुरुआत तब हुई थी। हम्म वैसे ये इंस्टीट्यूट बना है 1944 से, ओके जब अंग्रेज थे। एंड ओके सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ हम्म तब उनको एक्चुअली फाइनेंशियली बड़ा लॉस था। हम्म तो उस टाइम उन्होंने एक्चुअली जिन जिन कंट्री में वो लोग रूल करते थे, वहाँ कंट्री स्पेसिफिक काम होते हैं, जैसे रोड बनाने हैं, रेलवे बिछानी है, राइट तो वो कॉन्ट्रैक्टर्स को जब कांटेक्ट करते थे वो कंट्री के कि भाई ये बनाओ, ये करो, ये करो, तब पहले तो क्या पैसे थे तो तू बोले वो प्राइस। अब जब पैसे खर्च हो गए वॉर में, तो उन्होंने सोचा ऐसा नहीं, तू तेरा कॉस्टिंग दिखा एंड फिर उस पर इतना ही प्रॉफिट हम देंगे। राइट तो उसके लिए वो कॉस्टिंग सही है कि नहीं चेक कराने के लिए 1944 में सबसे पहले इंस्टीट्यूट बना था। ओके फिर उसका कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन, जिसको पार्लियामेंट में एक्ट पास करके लीगल मान्यता देने का काम 1959 में हुआ। ओके और ये इंस्टीट्यूट है ना, वो गवर्नमेंट ने इसलिए बनाया पार्लियामेंट में पास करके कि गवर्नमेंट वांट्स टू हैव अ कंट्रोल ऑन सर्टेन आइटम्स प्राइसेस, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, दवाइयाँ, जो बेसिक लोगों को जिसकी इम्पैक्ट होती है डायरेक्ट, वो चीज़ों की प्राइसिंग है ना, गवर्नमेंट वांट टू कंट्रोल। अब कोई भी प्रोडक्ट का प्राइसिंग कैसे बनता है? इट्स अ कॉस्टिंग प्लस प्रॉफिट, राइट ठीक है? तो वो कॉस्ट सही है कि नहीं, अब ये कौन चेक करेगा? आप मेरे घर पे आओगे और बोलोगे सर बुक्स दिखाओ, अब मेरे को जो कॉस्टिंग दिखाना है दिखाऊंगा, जो एंट्री होगी दिखानी है तो दिखाऊंगा, होगी तो भी, नहीं दिखानी है तो नहीं दिखाऊंगा। सही अब इसको कौन चेक करेगा? तो दैट इज व्हाई देयर शुड बी सम एक्सपर्ट हु आर हैविंग अ थरो नॉलेज ऑफ कॉस्टिंग। ओके सो दैट इज व्हाई ये इंस्टीट्यूट बना 1959 में। उसकी हेड ऑफिस है कोलकाता। ओके एंड अभी एक रिसेंट मैं बताना चाहता हूँ चेंज हो रहा है, और इंस्टीट्यूट इज गोइंग टू शिफ्ट फ्रॉम कोलकाता। उसकी हेड ऑफिस कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट होने को है। उसका एक अभी हमारे CMA इंस्टीट्यूट में एक सर्वे किया गया था, सभी प्रोफेशनल से पूछा गया था कि वेदर वी शुड शिफ्ट अवर हेड ऑफिस, हेडक्वार्टर टू दिल्ली, एंड मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैज स्टेटेड अबाउट दैट। सो नाउ दैट प्रोसेस इज इनिशिएटेड। ओके सो वो दिल्ली में उसका हेड ऑफिस बनेगा। पूरे इंडिया में उसके 4 रीजनल सेंटर्स है, WRC, वेस्टर्न इंडियन रीजनल काउंसिल, ऐसे नॉर्थ का, साउथ का, ईस्ट का, सभी का रीजनल काउंसिल है। इधर हम लोग वेस्ट में रहते हैं इंडिया के, तो हमारा WRC का जो सेंटर है वो मुंबई में है। ओके पूरे इंडिया में तकरीबन 113 उसके चैप्टर ऑफिस है। चैप्टर ऑफिस आर लाइक ब्रांचेस। ओके सो इंस्टीट्यूट की वर्किंग ब्रांच बड़ौदा में भी है। ओके बड़ौदा में सयाजीगंज में फोनिक्स कॉम्प्लेक्स में राइट नाउ देयर इज
इंस्टीट्यूट्स ब्रांच। हम्म अब ये इंस्टीट्यूट इस 1959 से बना हुआ है। हम्म फिर इसमें ना एक शब्द आता था, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स। अब वो वर्क शब्द आप कॉमर्स के हैं, सब लोग जानते हैं, तो मैं बता दूं, वर्क्स का मीनिंग होता है प्रोडक्शन रिलेटेड। राइट तो बहुत सारे लोगों को यही अभी तक है कि भाई ये प्रोडक्शन का काम होता है, फैक्ट्रीज में इनकी जरूरत होती है, उसके अलावा जरूरत नहीं होती है। राइट बट ये मिथ था, ओके बट लोग समझ नहीं रहे थे क्योंकि वर्क शब्द आ रहा था, तो इंस्टीट्यूट ने वो वर्क शब्द हटा दिया। ओके सो अब इंस्टीट्यूट का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ओके सो इट इज ICAI ICAI। अब सवाल होता है, आपने अभी वर्ड यूज किया ICMAI। MAI राइट हाँ अब ये भी एक मिथ है, ओके ये नाम नहीं है ICMAI, नाम तो ICAI है, इंस्टीट्यूट Okay. ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। बट उसकी जो डिग्री है, हम्म जो पहले लोग ICWA बोलते थे, जिसका रियल हाँ नाम था कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, Right. CWA, हम्म अब उसकी जगह ये इंस्टीट्यूट की डिग्री का नाम बन चुका है CMA, दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अब ये नाम भी इसलिए बना क्योंकि पूरे वर्ल्ड में हर एक कंट्री में अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, कॉस्टिंग के इंस्टीट्यूट होते हैं एंड लॉ के इंस्टीट्यूट होते हैं। ओके जैसे इंडिया में CA इंस्टीट्यूट है, CMA हम्म। मीन्स हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट है, एंड CSA, हम्म। जैसे पूरे वर्ल्ड में होते हैं। राइट अब पूरे वर्ल्ड में सब लोग सेम नाम से हम्म जाने जाए ये डिग्री वाले, इसलिए उन्होंने पूरे वर्ल्ड में पैरिटी रखने के लिए अब ये नाम रख दिया है, ओके कॉस्ट एंड मैनेजमेंट Management अकाउंटेंट। इवन ये नाम है ना, उनका रोल भी दिखा रहा है कि दे आर नॉट ओनली कॉस्ट अकाउंटेंट बट दे आर मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ओके तो वो कॉस्टिंग तो देखेंगे ही देखेंगे, बट साथ साथ में दे विल मैनेज द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। सो इनका मेन रोल क्या होता है, कंपनी है ना, उसका पर्पज है प्रॉफिट का, तो वो प्रॉफिट कंपनी कमा सके, उसके लिए ये बंदे इंश्योर करते हैं कि यस कंपनी विल बी देयर इन अ प्रॉफिट। ओके हाउ? अब नॉर्मल प्रॉफिट बढ़ाने के बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे क्वांटिटी बढ़ा दो प्रोडक्ट की, ज्यादा बेचो, या फिर वो नहीं हो पा रहा है, सेम क्वांटिटी बिक रही है तो चलो प्राइस बढ़ा दो। बट है ना, इंडिया जैसी कॉम्पिटिटिव कंट्री में प्राइस बढ़ाना, इट इज लाइक अ बूमरैंग, राइट क्वांटिटी बढ़ाना इट्स अ बिग चैलेंज। तो सबसे ऑर्गेनिक रास्ता ये है कि रिड्यूस द कॉस्ट। कॉस्ट सो अब ये कौन करेगा, तो कॉस्ट को जो साइंटिफिकली पढ़ेगा वही करेगा। राइट एंड ये जो हमारा अकेला इंस्टीट्यूट है पूरे इंडिया में जो कॉस्टिंग को डिटेल में पढ़ाता है। सो ये इंस्टीट्यूट बना, उसकी डिग्री, उसका टैग CMA, ठीक है, तो इंडिया का CMA है तो ही इज इंडियन CMA, ऐसे कोई Right. दूसरी कंट्री का CMA है तो वहां का CMA, राइट ऐसे कहा जाता है। तो इंस्टीट्यूट का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। सो ये थोड़ी हिस्ट्री थी उसके बारे में। एंड दूसरा, आप पूछ रहे थे कि भाई उनका हेड ऑफिस वगैरह वगैरह, तो ये है ना, जैसे पढ़ाई की बात हो तो पूरे इंडिया में पढ़ाई अप टू 12 स्कूलिंग है, उसके बाद कॉलेजेस दैट इज यूनिवर्सिटी लगती है। बट ये कॉमर्स की ये 3 इंस्टीट्यूट है, CA, CMA, CS, ये तीनों इंस्टीट्यूट है जो पार्लियामेंट में एक्ट पास करके बने हैं। ये तीनों की जो मदर है या रिपोर्टिंग जो ये लोग करते हैं ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को करता है। Okay. तो CA, CMA, CS तीनों किन की वजह से जन्म लिया उन्होंने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वजह से। सो कंपनीज एक्ट में एक पूरा सेक्शन है 148 नए कंपनीज एक्ट में, Okay. जिसके थ्रू ये लोग भी अकाउंटेंट कहे जाते हैं, ये लोग भी ऑडिटर कहे जाते हैं, दे आर द कॉस्ट ऑडिटर। बराबर, वो कंपनियों में ऑडिट भी करेंगे, कॉस्टिंग का ऑडिट करेंगे, एंड वो कंपनी में इंटरनल ऑडिट भी करेंगे। नए कंपनीज एक्ट में तो ये भी प्रोविजन दे दी गई है। सो ये इनका रोल है, बराबर है। तो उनके मदर इंस्टीट्यूट मीन्स उसकी मदर जो है, मदर जहाँ से उनका जन्म हुआ है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, ये लोग इनको रिपोर्ट करते हैं। और ये इंस्टीट्यूट जब से बना तब से उसके डायमेंशंस बढ़ रहे हैं। इनिशियली सिर्फ कॉस्ट कंप्यूट करके देते थे कि बराबर कॉस्टिंग है कि नहीं, फिर लेटर ऑन जब हमारा लिबरलाइजेशन हुआ 1991 के बाद, तब इनका फोकस बढ़ा कि भाई it is not just a computation of cost, it is about the advising about the cost, what is the cost and what should be the cost, उसमें जो डिफरेंस है ना, वो रोल चेंज हुआ 1991 के बाद। एंड उसके बाद अभी तो नॉट ओनली द प्रोडक्ट्स बट ऑल्सो इन सर्विस सेक्टर्स, देयर आर मेनी सर्विसेज which are subject to our costing perspective. Mandatorily they have to make the cost record. Service industries like construction industries, राइट they have to. सो ऐसी बहुत सारी सर्विसेज है जिनको भी अब ये एप्लीकेबल हो रहा है। सो इट्स अ डाइवर्स इंस्टीट्यूट, इनके बारे में जानकारी थोड़ी कम है लोगों को, एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग, वी आर स्प्रेडिंग द अवेयरनेस। सर क्या है पता है, अगेन
when we used to in a school, एक इक्वेशन हमें पढ़ाया जाता था, selling price is equal to cost plus profit. Profit. Now that always used to be a problem in my mind. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन किस चीज का होता है? जो चीज तुम्हें नहीं पता है, जो तुम्हें ढूंढना है. मतलब तुम्हें सेलिंग प्राइस नहीं पता है, हमें ढूंढनी है सेलिंग प्राइस. कैसे ढूंढेंगे? तो इक्वेशन ये बता रहा है कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस. अब ये इक्वेशन क्या बता रहा है सर? यू इनकर वट एवर यू कॉस्ट इनकर, वट एवर यू वांट टू इनकर, यू इनकर, you add your desired level of profit in it. That is how you can find out selling price, sir. Right. There won't be any buyer because we are living in a competitive world. Right. Or due to technology and kind of competition which we are having from China. In this competitive environment, we don't have right now वो liberty जहां मैं ये equation से selling price derive कर पाऊं. बहुत रेयर प्रोडक्ट होंगे ओवरऑल जितने प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं, 1% भी नहीं होंगे सर जिसके कंपटीशन अवेलेबल ना हो. 99% प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर फेसिंग कंपटीशन. 100%. अब इस कंपटीशन वाले एनवायरनमेंट में इक्वेशन कैसा हो गया मैं आपको बताऊं. सेलिंग प्राइस इज ऑलरेडी नोन. मतलब आप एक मोबाइल फोन के बारे में सोचो कि ये कॉन्फ़िगरेशन वाला मुझे मोबाइल फोन, इतना जीबी रैम, ये रोम चाहिए, उसका स्क्रीन क्या चाहिए, मदरबोर्ड कैसा होना चाहिए, कितना बैटरी होना चाहिए. आप देखो एक रिक्वायरमेंट के लिए देयर आर मल्टीपल मोबाइल कंपनीज आर गिविंग एन ऑप्शन. आप ये भी खरीद सकते हो, आप ये भी खरीद सकते हो. तो यू बेसिकली डोंट हैव दैट लिबर्टी टू डिसाइड द सेलिंग प्राइस व्हिच इज ऑलरेडी नोन. तो अगर किसी कॉन्फ़िगरेशन वाला मोबाइल फोन 30,000 में एक कंपनी बेच रही है, तो उसी प्रोडक्ट, उसी कॉन्फ़िगरेशन वाले फोन को आप 35 में बेचने जाओगे, कोई खरीदेगा ही नहीं लेगा. सही बात है. तो सेलिंग प्राइस इज नो मोर सस्पेंस. इट इज नोन. ओनली वन थिंग इज इन योर हैंड, इज अ कॉस्ट. तो आप पहले डिसाइड कर लो मैं 30 में बेचना है. आप अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, आपके इन्वेस्टमेंट के कंपोजिशंस के हिसाब से ढूंढ लो मुझे मिनिमम प्रॉफिट इसमें कितना चाहिए. लेट्स से 10%. अब कॉस्ट अकाउंटेंट नीड टू मेक श्योर कि क्या ये प्रोडक्ट 27,000 में बन सकता है या नहीं. अच्छा, क्वेश्चन अराइजेस कि ही इज नॉट इंजीनियर, हाउ कैन ही डिसाइड? तो उसको करना भी नहीं है. राइट. देयर इज अ टीम इन द ऑर्गेनाइजेशन. कंपनी में प्रोक्योरमेंट है, इंजीनियरिंग है, साइंटिफिक है, उन सबसे डेटा कंपाइल करना है और उसको ये बजट बनाना है कि क्या ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट 30,000 में बेचना है, अगर मुझे तो 27 में बना सकता हूँ कि नहीं बना. एक बार वो काम हो गया, देन ही विल रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट के सर हाँ विद इन 25 to 27,000 हम इसको बना सकते हैं. अच्छा, काम यहाँ खत्म नहीं होता. Okay. फिर जब भी इसका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, एनी इनवॉइस कमिंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन विल फर्स्ट कम टू सीएमए. ओके. क्योंकि बजट उसने बनाया था, तो उसको पता है ये इनवॉइस में चेक क्या करेगा कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने की जरूरत थी या नहीं थी, क्योंकि उसने बजट बनाया है. कितनी क्वांटिटी खरीदनी थी, किससे खरीदना था, कौन सी प्राइस पे खरीदना था, वो ऑथोराइज करेगा. एंड देन दैट इनवॉइस विल गो टू एन अकाउंटेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन would be doing an accounting so that books and account can show true and fair view. तो दोनों के रोल में ये अंतर है सर. Okay. CMAs are working on a front who is actually leading the company for running them into a profit. And that is the reason I think for CMA Institute there is a slogan institute का, that behind every successful business decision there is a CMA. Okay. So that is a front वाला रोल कि आप किसी कंपनी को प्रॉफिट में फिर रखोगे. हम तो ये सर ये मोबाइल फोन जैसे प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं. जस्ट ट्राई टू इमेजिन द कंपनीज लाइक L&T जिसको कुछ किलोमीटर्स का काम मिला है, ब्रिज का, कैनाल का. अब जो काम का टेंडरिंग हुए 3 साल हुए, काम आज स्टार्ट होगा और आने वाले 7 साल तक वो चलेगा. उस कंपनी को उतने पीरियड में इन्फ्लेशन को काउंटर करके प्रॉफिट में रहना है. और इतने बड़े प्रोजेक्ट जो होते हैं वहां मार्जिन 7-8% से ज्यादा हो ही नहीं सकता, मैक्सिमम 10% हो सकता है. अब आपका कैलकुलेशन अगर 10% भी गलत हुआ, दोस कंपनीज वुड बी इन लॉसेस, व्हिच इज नॉट द केस, बिकॉज in an organization like an L&T giants, no, there are multiple CMS at multiple levels who is measuring this inflation, forex. आप समझो फॉरेक्स ऊपर नीचे हो गया, which is not in your control. Then you have to counter all this thing कि हम कैसे काउंटर कर सकते हैं. और वही सब चीजें हैं जो हम एज अ पार्ट ऑफ एकेडमिक्स उनको सिखाते हैं कि आपको इन्फ्लेशन काउंटर कैसे करना है, आपको फॉरेक्स को काउंटर कैसे करना है. That is what the syllabus has been designed for, and this is the role of any CMA.
तो सर आपने ये जो समझाया, ठीक है, एक और क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आता है कि अगर कोई बच्चा है जिसको सीए में पढ़ना है, तो इंस्टीट्यूट है जहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन करवाएगा, लोकल कोचिंग है जहाँ से वो कोचिंग ले सकता है। लेकिन अगर कोई बच्चा है जो रिमोट एरिया में रह रहा है, जहाँ पे नज़दीक में कोई अच्छा कोचिंग है नहीं, लेकिन उसको सीए में पढ़ना है, तो उसके लिए क्या ऑप्शंस रहते हैं? अभी तो ऑनलाइन है, कोरोना के बाद तो इट्स न्यू नॉर्मल के ऑनलाइन हो जाता है। तो सीएमए की फील्ड में ऑनलाइन या आपके पास कुछ है जहाँ पे बच्चा ऑनलाइन पढ़ पाए? सर अगेन थैंक्स टू कोविड वी आर प्रोवाइडिंग अ 3 डिफरेंट फेज। ओके। जिसको क्लासरूम में आके पढ़ना है हम्म। दे कैन डू क्लासरूम स्टडीज। अच्छा, बहुत बार ये होता है कि रिकॉर्डेड सेशंस नहीं पढ़ने हैं, हमें लाइव ही पढ़ना है सर, बिकॉज द टैक्सेस लाइक इनकम टैक्स जीएसटीज आर कीप ऑन चेंजिंग। तो स्टूडेंट के पास ये भी एक ऑप्शन है कि वो घर बैठे हुए लाइव जितने भी हमारे क्लासेस होते हैं उसका लाइव स्ट्रीमिंग होता है, दे कैन स्टडी लाइव, प्लस all the students would be always having a backup of recorded session. ओके। So अगर किसी को because there are many आर स्टूडेंट जो कि जॉब कर रहे हैं साथ में पढ़ रहे हैं तो वो लाइव भी नहीं पढ़ सकते हैं, उनको सिर्फ रिकॉर्डेड सेशंस ही चाहिए, राइट। तो उनको हम रिकॉर्डेड सेशंस भी प्रोवाइड करते हैं, बोथ इन अ वे बाय वे ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन, बाय वे ऑफ इनक्रिप्टेड वीडियो लिंक्स, उनको जो कन्वीनियंट हो उन सब तरीके से वी आर प्रोवाइडिंग। तो जो ऑनलाइन पढ़ना चाहता है वो ऑनलाइन भी एवरी डे दे कैन स्टडी, देयर इज नो बैर ऑन इट। उन सबको जो ऑनलाइन भी पढ़ते हैं लाइव भी पढ़ते हैं जो, उनको भी वीडियो का बैकअप लेक्चर्स मिलते हैं कि क्योंकि बहुत बार कनेक्टिविटी इश्यू आ गए या नेटवर्क इश्यू किसी को आ गए और वो नहीं पढ़ पाए, तो दे आर नॉट मिसिंग एनीथिंग। सो आर ऑल स्टूडेंट वेदर ही स्टडिंग इन अ क्लासरूम वेदर ही स्टडिंग ऑनलाइन, एवरीवन हैज बीन प्रोवाइडेड रिकॉर्डेड बैकअप। और जिसको सिर्फ रिकॉर्डेड बैकअप से ही पढ़ना है तो वो रिकॉर्डेड बैकअप तो उनको मिलता ही है। ऑन वेरी फर्स्ट डे दे वुड बी हैविंग एक्सेस टू ऑल आर मटेरियल एंड एवरीथिंग वुड बी डिलीवर्ड टू देम एट देयर डोर स्टेप। उनको कहीं कुछ आके नहीं कलेक्ट करना है। So if they want in a soft copy, we will provide in a soft copy. If they want in a hard copy, we will provide in a hard copy at your doorstep. So we are trying to make as much easy for them कि उनको ऐसा ही लगे कि हम यहीं बैठ के पढ़ रहे हैं। और हमारे बहुत सारे सर स्टूडेंट हैं जो कि वेस्ट बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से पढ़ रहे हैं आज। ओके। तो देयर इज नो लिमिट सर, राइट। आप टेक्नोलॉजी का यूज करके बच्चे कहीं से भी पढ़ सकते हैं। अमेजिंग। सो अगर आपके लाइव लेक्चर्स अटेंड करने हैं तो एप्लीकेशन एक Yes. मोबाइल ऐप का जी, सर जी। नाम शेयर कर पाएंगे? सर लाइव हम पढ़ाते हैं जूम से, ओके। एंड दूसरा जो एप्लीकेशन में रिकॉर्डेड मिलते हैं दैट इज अ कस्टमाइज एप्लीकेशन। ओके। तो वी हैव दैट कस्टमाइज एप्लीकेशन जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आई थिंक विल बी एबल टू प्रोवाइड इट। डेफिनेटली सर। तो तो दे कैन डाउनलोड इट फ्रॉम एप्पल प्ले स्टोर और गूगल वाले से भी वो डाउनलोड कर सकते हैं। okay, okay, perfect. Also, if you can share me someone's contact number कि अगर उनको कोई डाउट है इस एप्लीकेशन परचेस करने में कहीं पे, तो if you can share me that contact number, तो I will also mention that in the Sure, description. definitely, sir, definitely. तो अगर उनको डायरेक्टली कांटेक्ट करना है No तो वो problem, sir. कांटेक्ट करके भी ले सकते हैं। Anytime. तो व्यूअर्स हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि जहाँ पे ऑनलाइन लेक्चर्स अगर आपको परचेस करने हैं सर के, तो वो लेक्चर्स की डिटेल्स तो हम लोग डिटेल में मेंशन किया हुआ ही है डिस्क्रिप्शन में। साथ में हमने फ़ोन नंबर भी मेंशन किया हुआ है कि अगर आपको डायरेक्टली कॉल करके इन्फॉर्मेशन लेना है बिफोर परचेसिंग तो यू कैन कॉल देम ऑल्सो। सर एक क्वेश्चन जो बीच में मुझसे छूट गया है कि ये जो फाउंडेशन है, इंटर है और फाइनल है सीएमए का, उसमें पेपर स्टाइल क्या रहती है? सर फाउंडेशन ना देयर आर 4 पेपर्स एज वी टोल्ड यू, चारों पेपर MCQ based 100%. ओह ओके। So there is no subjective in that. And good part is कि एक ही दिन में चारों पेपर, अच्छा। तो ऐसा नहीं कि it is spreaded on number of days. ओके। और 100% MCQ सर। इंटर फाइनल में 30% it is MCQ, remaining 70% में subjective and descriptive questions आएंगे। So 30% MCQ हैं। पासिंग क्राइटेरिया इज 40 मार्क्स, एवरेज इज 50। तो 40 लाने के लिए MCQ इज वेरी देन यूजफुल, राइट। so we again prepare in our classroom in a way that at least you clear that barriers, you get maximum out of this 30, so then you reach to that 14 mark. राइट। सर फाउंडेशन में एक और चीज है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ओके। so MCQ तो है लेकिन there is no negative. ओह Yes. अमेजिंग। एंड दूसरा सर ये MCQs है ना वो फिजिकल लेवल पे है, मीन्स आपको ऑनलाइन एग्जाम नहीं देनी है। अच्छा।
सो पेपर आएगा आपके पास आंसर शीट हम्म, OMR शीट वाली होगी, उसमें सिर्फ टिक करके दे देना है। राइट। जबकि इंटर फाइनल में आपको रेगुलर पेपर्स आएंगे। हम्म, सो सप्लीमेंट्री में लिखना है, डिस्क्रिप्टिव और वो हम्म, ऑब्जेक्टिव सब कुछ, तो वो रेगुलर रूटीन एग्जाम है। बट फाउंडेशन में ऐसा है, राइट। 2 घंटे में सर 2 पेपर, ओके। सुबह 10 से 12 पहले 2 पेपर, हम्म, 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर, 2-2 मार्क के। ओके। तो 50 MCQ होते हैं फाउंडेशन में हर एक सब्जेक्ट के, ओके। 2-2 मार्क के, हम्म, और उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके। सो ये सबसे बड़ा इनको फ़ायदा होता है फाउंडेशन अमेजिंग। वाले बच्चों का। एंड सबसे ज़्यादा उन लोगों को फ़ायदा होता है जो वर्नाक्युलर लैंग्वेज से आते हैं, कोई गुजराती मीडियम से, हिंदी मीडियम से, मराठी मीडियम से आ रहा है और उसको एग्ज़ाम देनी है, तो उसको डिस्क्रिप्टिव लिखना नहीं है फाउंडेशन सही में, बात है। उनको सिर्फ क्वेश्चन समझना है। सो हम्म, एनालिटिकल एबिलिटी एंड इंटरप्रिटेशन एबिलिटीज कैन बी टेस्टेड। राइट। अच्छा सर, आपने बताया कि हम लोग इस तरीके से बच्चों को प्रिपेयर करवाते हैं, तो क्या आप मुझे थोड़ा अपना टीचिंग स्टाइल एक्सप्लेन करेंगे कि आपके क्लास में किस तरीके का माहौल रहता है और Yes. विच सिस्टम यू आर फॉलोइंग? Sir, starting with the foundation. हम्म, Foundation, as the name suggests, it is a foundation for the whole course. हम्म, So, सबसे पहले हमारे कोचिंग के अंदर रहता है कि कॉन्सेप्चुअल उसको क्लैरिटी आए. ओके। So, on a subject wise, we are having that conceptual clarity वाला study. हम्म, And then weekly test. हम्म, So, whatever has been completed, उनके हर वीक पे हमारे टेस्ट मॉड्यूल प्रिपेयर्ड ही है, उसको वो टेस्ट MCQ डिजाइन किए गए हैं, हम्म, मल्टीपल टेस्ट फॉर द सेम टॉपिक, एंड आफ्टर कंडक्टिंग दिस टेस्ट वी आर ऑल्सो हैविंग दैट काउंसलिंग विथ 1-to-1 स्टूडेंट. ओह, सो अगर आपके किसी एक टॉपिक में, किसी एक सब्जेक्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, देन वी आर हैविंग दैट 1-to-1 काउंसलिंग. प्लस इन अ फाउंडेशन at least twice we are arranging this PTM, parents teacher meeting, ओह, because the kids are still growing, so we need to convey their parents also that these are the areas where we are working and this is the area where he also need to work, and that is what you need to take care. right. So फाउंडेशन लेवल पे हम इतना करते हैं. इंटर और फाइनल में जब जैसे फाउंडेशन करके आता है, नॉर्मली बच्चा इज नाउ मैच्योर. हम्म, फिर भी अगेन रेगुलर वीकली टेस्ट, टॉपिक वाइज काउंसलिंग, giving them a trend that what kind of question they are asking in an examination, वो सारा उनको एक्सप्लेन करना, एग्जैक्टली क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं आपके एग्जाम में, और उनको इसीलिए प्रिपेयर करना कि वो एग्जाम क्लियर कर पाए. सो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ वो क्या पूछा जाएगा एग्जाम में, उस पर ज्यादा ध्यान देना होता है. तो अमेजिंग सर, ये फर्स्ट टाइम मैं सुन रहा हूँ कि प्रोफेशनल कोर्स में पीटीएम कोई कोचिंग कर रहा है, एंड दैट इज एक्चुअली वेरी मच रिक्वायर्ड, सो अमेजिंग। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है मेरा कि बिकॉज प्रोफेशनल कोर्स में जो बच्चा पढ़ रहा है उसको काफी डिटेल में नॉलेज मिलता है, बट टीचर्स आर द वन हु आर पुटिंग दैट नॉलेज इन हिज माइंड, तो उसके लिए टीचर की टीम भी उतनी स्ट्रांग होनी जी, चाहिए जी, जिसका नॉलेज जी. प्लस उनका क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऐसा होना चाहिए। हम्म. तो सर आपकी टीम में कौन कौन टीचर्स है, थोड़ा उनके बारे में आप Sir, I'll बता tell पाए you, तो। we have a team of more than 13 or 14 professionals, and all of them are having an experience of more than minimum 12 years. So in our team, if I am teaching GST, तो मैं पिछले 12 साल से practicing into GST. As a Oh. chartered accountant, I'm practicing in GST. Our direct tax teacher is actually practicing into direct tax and teaching since last more than 12 years. FM जो पढ़ाते हैं, अकाउंट जो पढ़ाते हैं, they are a chartered accountant people who has the experience of more than 25 years. Oh. So this kind of team, again, law जो पढ़ाते हैं, he is a company secretary, he is a teacher, guest faculty to IIM, and he is coming and teaching. Oh. So we have this combination जहाँ पे जो प्रोफेशन, जैसे धवल सर इज एक्सपर्ट इन कॉस्टिंग, ही इज अ CMA, Right. कॉस्टिंग हैज बीन टेकन केयर बाय दैट पर्सन जो एक्चुअली उस पर प्रैक्टिस कर रहा है, Right. सो वो रियल लाइफ से को रिलेट कर पाए. So we have the whole bunch of team where there are professionals, chartered accountant, company secretaries, cost accountant, who is expert in their own area, and those students को guide करते हैं. Oh. So that is how, this is I think the key reason, that is what we normally used to discuss, that this is actually reason why we are generating at least at twice of the result which all India is generating. So if India has a result of around 30-40%, no, we are having a result of 60-70%. Foundation India has a result of around 40%, we are having a result of 90%. Oh. The reason behind is this, कि सारा experienced team is been taken care, and all the are die-hard teachers. Right. So that is where it actually produces a result.
तो सर अगर आपके पास इतनी स्ट्रांग टीम है तो आई एम श्योर कि आपके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होंगे. सो कैन यू शेयर सम स्टूडेंट्स सर के व्हेन आई वो. एम टॉकिंग अबाउट फाउंडेशन नो, हम्म, मुझे याद भी नहीं है कि लास्ट टाइम बड़ौदा के टॉप 3 टॉप 5 हम्म, हमारे अलावा किसी और के आए हैं, ओह क्योंकि फाउंडेशन में दे आर नॉट गिविंग ऑल इंडिया रैंक नो, तो दैट डेटा वी डोंट हैव. ओके. तो वी काउंट इवन एज बड़ौदा. तो बड़ौदा में पिछले जब से 10-12 साल से हम कर रहे हैं, तो हम दोनों के अलावा किसी के रैंक आए हो ऐसा कभी हुआ ही नहीं है. Second thing, all India ranks almost in every attempt we are having. We have a student, she is a CMA now, Krisha Bhandari. Okay. She got all India 10th rank. All Oh. India 10th rank. Oh, There was a Komal Agarwal. She was having all India 5th rank. in inter. Inter final. Final Oh. they were having a rank. Inter this time also we are having all India 45th rank. Sharon. Oh, okay. And this girl, amazingly, had never got any rank in a school also. Right. This girl in her first attempt was not able to crack it, Mm-hmm. and then Oh, after counseling and after proper take care, she got an all India 45th rank. amazing. So this is how it's a miracle. Is not a miracle. It's all about how good you are in convincing someone that this is good for you. Right. And then in all Mm. all attempts we are having ranks. सुपर्ब रिजल्ट. सो आगे थोड़ा बढ़ते हैं सर. तो एक वो क्वेश्चन था कि मुझे एक तो स्ट्रक्चर जानना था कि कितने महीने के कौन से स्टेजेस रहते हैं, प्लस आर्टिकलशिप का कितने महीने का रहता है, कैसे रहता है. सर आर्टिकलशिप का इधर ऐसा है, 2 रिक्वायरमेंट है सर. देखो सीए में बन के आपके पास मल्टीपल चॉइस है कि आप जॉब कर सकते हो, आप प्रैक्टिस में जा सकते हो, आप स्टार्टअप खोल सकते हो, आप एकेडमिक्स में भी जा सकते हो. Right. एंड अभी तो एक ये भी है कि जो लोग सीए में हो जाते हैं वो लोगों को वो नेशनल एंट्रेंस टेस्ट एनईटी वो एग्जाम नहीं देनी है. अगर इफ दे वांट टू बिकम अ प्रोफेसर इन अ यूनिवर्सिटी Oh, okay. तो वो भी नहीं देना है. इफ यू आर सीए में यू आर एलिजिबल, तो आप वहां जा सकते हो. बराबर. तो ये सारे रास्ते खुले हैं, बट उसको देखना पड़ेगा कि क्या करना है. अगर मेरे को जॉब में जाना है तो सबसे सरल रास्ता ये है कि मैं 15 महीने की जो मिनिमम मैंडेटरी आर्टिकलशिप है ओके. वो कंप्लीट करूं. ओके. सो 15 महीना क्या है सर? मिनिमम मैंडेटरी आर्टिकलशिप. सो अगर ये मैंडेटरी टू mandate- डू जॉब और मैंडेटरी टू गेट डिग्री. नहीं, मैंडेटरी टू गिव एग्जाम. ओह, ओके. सो नियम ऐसा है सर कि अगर आपकी 15 महीने की आर्टिकलशिप कंप्लीट हो चुकी है तो नाउ यू कैन गिव द एग्जाम ऑफ फाइनल. फाइनल. ओके. तब तक भी एक ग्रुप तो दे ही सकते हो. अच्छा. बट दूसरा मीन्स उसको टोटल कंप्लीट करने के लिए आपको मिनिमम 15 महीने. अब 15 महीने आपने खत्म कर लिए एंड फिर आपने एग्जाम पास कर ली तो यू आर नो मोर अप्रेंटिस, यू आर नो मोर ट्रेनी, बिकॉज नाउ यू हैव अ डिग्री. राइट. सो अब जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप एज ए ट्रेनी हो वहां ही आप जॉब कर सकते हो. आपका स्टाइपेंड सीधा कन्वर्ट हो जाएगा सैलरी में. राइट. स्टाइपेंड होता है 2-5 हजार में, सैलरी आती है द एवरेज पैकेज 12 लाख का है सर. कैंपस प्लेसमेंट में 12 लाख का एवरेज पैकेज मिलता है. इवन हाईएस्ट पैकेज भी काफी 28 लाख तक गया. बट ये सबको छोड़ दो, बट एक नॉलेज एंड एक वर्ल्ड इंडिया लेवल का आपको एक्सेप्टेंस एज ए प्रोफेशनल ये मिल जाता है. तो सबसे पहला ये है कि जॉब करना है तो तुरंत ही आप 15 महीने के बाद एग्जाम दे दो, क्लियर द एग्जाम एंड गेट द जॉब. ठीक है. दूसरा, अब जिनको प्रैक्टिस में जाना है तो प्रैक्टिस में जाने के लिए देयर इज अ मैंडेटरी टू हैव 3 years एक्सपीरियंस. नाउ दैट एक्सपीरियंस कैन बी फ्रॉम आर्टिकलशिप और दैट एक्सपीरियंस कैन बी फ्रॉम ए जॉब. ओके. सो दिस इज द बिगेस्ट फ्लेक्सिबिलिटी कंपेयर टू ऑल अदर प्रोफेशनल कोर्सेज कि भाई ये बंदा कहीं भी जहां जॉब कर रहा है, जहां टर्नओवर 50 लाख के ऊपर है, दैट एक्सपीरियंस विल बी काउंटेड एज हिज आर्टिकलशिप. अच्छा. तो अब उसका वो 3 साल, एक्चुअली प्रैक्टिस के लिए 3 साल का अनुभव चाहिए. या तो प्योर आर्टिकलशिप करो 3 साल, या फिर प्योर जॉब करो, जो भी करो, बट 3 साल का चाहिए. ये 3 साल के लिए आपको ये 15 महीने के बाद तो यू आर एलिजिबल टू गिव द एग्जाम्स. बराबर. तो आप एग्जामिनेशन दे करके आप इंडस्ट्री में चले जाओ, वहां जॉब करो, दैट इज ऑल्सो आर्टिकलशिप. सो 3 साल काउंट हो जाएंगे एंड देन यू इफ यू वांट टू कम इनटू द प्रैक्टिस यू कैन कम. राइट. ठीक है. तो प्रैक्टिस के लिए 3 साल का अनुभव एंड एग्जामिनेशन देने के लिए 15 महीने की मिनिमम आर्टिकलशिप. तो ये इसके मैंडेटरी
प्रोविजंस है। राइट। और लेवल्स? हाँ, लेवल सर मैंने वैसे भी हमारे पुराने डिस्कशन में थोड़ा कंक्लूड किया ही है कि 6 महीने फाउंडेशन ओके। विच इज एन एंट्रेंस एग्जाम। अब इसमें है ना टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, कि अगर कोई बच्चा 12th में पढ़ रहा है, बराबर है, और इसकी कट ऑफ डेट होती है सर, हर जून और दिसंबर महीने में एग्जाम उनकी ली जाती है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन कराने की कट ऑफ डेट है। जैसे जून महीने में आपको एग्जाम देनी है तो 31 जनवरी कट ऑफ डेट है। ओके। अब सोचो कोई 12th वाला बच्चा है जो भी 12th में है एंड वो भी सोच रहा है कि भाई जून में ही एग्जाम दे दूं, 12th मार्च में खत्म होगा, जून में एग्जाम देनी है। अब उसके लिए क्या रहेगा कि वो 31 जनवरी से पहले रजिस्ट्रेशन करा लेता है, राइट। तो एक स्कोप खुला रहता है उसके पास कि भाई ही कैन गिव एग्जामिनेशन इन जून। हम्म। बट कोई चलो ये 31 जनवरी छूट गया, तो अब नेक्स्ट आएगी दिसंबर, तो दिसंबर के लिए कट ऑफ डेट है 31 जुलाई। ओके। सो 31 जुलाई से पहले जो रजिस्ट्रेशन करेगा वो फाउंडेशन दिसंबर में दे पाएगा। राइट। सो 6 महीने फाउंडेशन, फिर 12 महीने इंटरमीडिएट, जिसमें 6 महीने में एक ग्रुप, 6 महीने में दूसरा ग्रुप। बट अगर बंदा चाहे तो 8 महीने के गैप के बाद दोनों ग्रुप एक साथ भी दे सकता है। मतलब सो 8 महीने के रजिस्ट्रेशन gap पे जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन कराया उसके बाद 8 महीने एक बार निकल जाए, उसके बाद का जो भी जून और दिसंबर बनता है यू कैन गिव एग्जाम इन दैट। तो सो मतलब दोनों ग्रुप देने के लिए ये मैंडेटरी है। अगर एक ग्रुप देना है तो 6 महीने बाद दे सकते हैं। हाँ, 2 ग्रुप देना है तो 8 महीने का गैप चाहिए, मतलब कि वो जो 12 महीने का गैप है वो बाय डिफॉल्ट आ ही जाने वाला है। आ ही जाने वाला है राइट। डेफिनेटली। ओके। अब तीसरा स्टेज आता है फाइनल। अब नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं कि इंटरमीडिएट में सभी सब्जेक्ट का एक्सपोजर मिल जाता है, जैसे कॉस्टिंग का, अकाउंटिंग का, फाइनेंस का, टैक्सेशन का, ऑडिट का, लॉ का, अकाउंटिंग का, ये सभी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल एक्सपोजर मीन्स एक बार थ्योरेटिकली लर्निंग आ जाता है, नॉलेज आ जाता है। अब उसको वो प्रैक्टिकली एक्सपोजर कर लेने के लिए वो आर्टिकलशिप में जाएगा। सो इंटर के बाद वो जाता है तो वो जो फॉर्म वाले हैं ना वो भी उसको अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि ये एकदम नौसिखिया नहीं है, विदाउट नॉलेज नहीं आया है, सब जान के आया है, Right. एग्जाम क्लियर करके आया है। सो कंसेप्चुअल तो है, अब उसको जस्ट देखना है हाउ टू अप्लाई। सो दैट इज वाई फॉर्म्स भी उनको अप्रिशिएट करती है कि जो इंटरमीडिएट खत्म करके आए। बाकी इंस्टीट्यूट का रूल ऐसा नहीं है। ओके। बट बच्चा इंटर के बाद जा रहा है आर्टिकलशिप में, फिर वहां से 15 महीने गिनने हैं, जब से वो आर्टिकलशिप ज्वाइन कर रहा है राइट। वहां से 15 महीने गिनने हैं। बीच में कहीं भी एक बार रजिस्ट्रेशन के बाद में, जब भी उसका रजिस्ट्रेशन का कट ऑफ डेट है उसके बाद की जो एग्जाम है वहां कोई एक ग्रुप तो दे ही सकता है फाइनल का। तो फाइनल का एक ग्रुप वो 15 महीने के अंदर दे देगा, फाइनल का दूसरा ग्रुप 15 महीने के बाद देगा। बट आजकल एक नया ट्रेंड चला है सर, बड़ौदा में एटलीस्ट हमारे डीएनके में तो ये बड़ा फेमस है कि बच्चे अब है ना ऐसा सोच रहे हैं कि 6 महीने में एक ग्रुप पढ़ ले फाइनल का, दूसरे 6 महीने में दूसरा ग्रुप पढ़ ले फाइनल का, एंड लास्ट 6 महीने में दोनों ग्रुप का तैयारी करके वो दोनों ग्रुप दे दे। अच्छा। सो वैसे भी 1.5 साल लगने वाला है, तो वो 1.5 साल के टाइम पे ही दोनों ग्रुप तैयार करके दे, और उसमें देयर आर चांसेस कि बोथ ग्रुप एक साथ निकल सकते हैं। सर उनका रेटिंग अलग होता है। अच्छा। जो लोग दोनों ग्रुप एक साथ निकालते हैं ना, इधर इंटर में और फाइनल में, तो उनका एक एक्सेप्टेंस लेवल ही अलग होता है। इंडस्ट्री ऐसा मानती है कि ही कैन एबल टू हैंडल मल्टीपल टॉपिक्स एट ए टाइम। दूसरी बात कि वहां ही बोथ ग्रुप क्लियर करने के चांसेस रहते हैं, वहां ही बोथ ग्रुप क्लियर करने के चांसेस रहते हैं। उसका मीनिंग क्या है कि बोथ ग्रुप साथ में निकल जाएगा तो उसका रेटिंग बढ़ जाएगा, नंबर 1। दूसरा, वहां ही ऑल इंडिया रैंक आने के चांसेस रहते हैं। अच्छा। क्योंकि इंडिविजुअल ग्रुप में अगर आप एग्जाम दोगे तो ऑल इंडिया रैंकिंग नहीं आएगा, भले इंडिविजुअली आपका सबसे हाईएस्ट मार्क है हर एक सब्जेक्ट में, बट रैंकिंग के लिए दोनों ग्रुप साथ में देना जरूरी है। एंड तीसरा सर, इंटर ग्रुप सेट ऑफ का बेनिफिट मिलता है दोनों ग्रुप साथ देने से। मीन्स सपोज यहाँ पासिंग क्राइटेरिया आपको मालूम होते हैं हर एक प्रोफेशनल में कि 40 मार्क इंडिविजुअल सब्जेक्ट, राइट, 50 मार्क का एवरेज, ठीक है। अब सपोज किसी ने पहला ग्रुप दिया इंटर का एंड दूसरा भी साथ में दिया, फर्स्ट ग्रुप में सपोज उसके 180 आए, सेकंड ग्रुप में सपोज 240 आए, तो टोटल मिला के कितना हो रहा है? ये दो मोर देन 400 हो रहा है सर। राइट। तो 800 में से 400 मीन्स 50% क्लियर। उसको सिर्फ ये केयर करनी है कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट में किसी के 40 से कम नहीं आए, तो वो दोनों ग्रुप में यहाँ जो 20 मार्क कम थे वो दूसरे ग्रुप में जो 40 एक्स्ट्रा थे वहां से सेट ऑफ हो गया। तो ये सेट ऑफ का उनको बेनिफिट मिलता है। तो अभी तो हम सर एक न्यू ट्रेंड बड़ौदा में ला रहे हैं कि भाई विल ट्राई कि बड़ौदा में मैक्सिमम बच्चों को कन्विंस करे कि दे कैन एबल टू गिव
both the groups, तो they can shine into the India. राइट, सर क्लियर होना ही है तो फिर तैयारी करके पूरे इंडिया में शाइन क्यों ना हो. सही बात है. सो उसके लिए हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कन्विंस करने का. एंड इसमें बच्चों को थोड़ा ऐसा रहता है कि सर दोनों ग्रुप दे पाऊंगा, क्योंकि क्या होता है सर, एक मैं आपको बताऊं, इंडिविजुअल ग्रुप देने का एक बेनिफिट है. क्या है सर कि इंस्टीट्यूट की एग्जाम पैटर्न ऐसी है कि सपोज 10 जून को एग्जाम चालू हो रही है, तो 10वीं तारीख को पहले ग्रुप का पहला पेपर होगा, फिर 11वीं तारीख को दूसरे ग्रुप का पहला पेपर होगा. ओके, सो फर्स्ट ग्रुप वाले को छुट्टी होती है उस दिन. राइट, अब फर्स्ट कोई इंडिविजुअल ग्रुप दे रहा है तो हम्म। उसको पहला पेपर जिस दिन होगा उसके एक दिन के बाद दूसरा पेपर होगा, उसके एक दिन के बाद तीसरा, उसके एक दिन के बाद चौथा. सो बीच में एक एक दिन का एक्स्ट्रा गैप मिलेगा, मिलेगा, तो उनको थोड़ा सेफ लगेगा. राइट, दे फील सेफ कि भाई चलो रिवीजन करने में टाइम करने में हो जाता है. बट आप सोचो सर 12th तक ऐसा था, नहीं था, बिल्कुल. 10th में सारे 12th में आपने सारे कभी subject भी एक साथ ही होते हाँ हैं, एक साथ ही होते हैं. तो हम बच्चों को यही बता रहे हैं कि यू आर एक्चुअली डिजाइंड to give the exams on a single day up to 12th standard. राइट. Why you are changing your original design? तो अगर दोनों ग्रुप दोगे तो ये फायदा है उनको, बट डेफिनेटली उसके लिए थोड़ा करेज भी चाहिए. राइट, मेंटली आप पहले से प्रिपेयर्ड होने चाहिए कि यस आई एम गोइंग टू गिव दिस. उसके लिए प्री प्लानिंग होना है, उसके लिए प्रिपरेशन होनी है, राइट, है ना. 3 महीने पहले कोर्स खत्म करके उसके रिवीजन बढ़ा बढ़ा के उसकी टेस्ट देनी है, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, राइटिंग स्किल्स एंड स्पीड दोनों को इम्प्रूव करना है. ये सब के लिए हम लोग बैठे और हम करते Basically, हैं. that is how we have a product for preparing for both group. So we design in a way कि both group के लिए ही अलग ही preparation है, single वालों के लिए अलग way of preparation ही है. ओके, So आप अगर देखो ना तो 6 plus 12 plus 15. If I'm doing this after 12th, तो high possibility है कि मैं BCom complete करूँ उससे पहले I'm having this professional degree. राइट, And there are so many of our students के जो BCom का रिजल्ट के साथ ये रिजल्ट आया और वो CA में हो चुके BCom के साथ ही. Just imagine कि then he don't have any psychological pressure कि अब हम क्या करेंगे. They already having jobs in a campus. राइट, Almost 70-80% people are getting offered in campus itself. बाकी भी जो रहते हैं वो होते हैं जिसको कैंपस में नहीं जाना था. Either they would be handling their own businesses और स्टार्टअप करते हैं या तो प्रैक्टिस में आना चाहते हैं. तो वो रेशियो तो बहुत ही कम है सर. ओके. तो वो तो there are so many companies which is coming in the campus, तो वो दिक्कत ही नहीं आती. अच्छा, वो आपने ये पॉइंट निकाला सर, मैं इसी पॉइंट पे आने वाला था कि आफ्टर कंप्लीटिंग सीए में क्या आगे स्कोप रहते हैं, और ऑलरेडी आपने काफी अच्छा उसके बारे में बताया भी है. हाँ But- सर, एक तो है वो जॉब कर सकता है, दूसरा है he can have his own startup, ओके, तीसरा है प्रैक्टिस. ओके, इन तीनों में से based on his own interest area he can do it. ओके, अब हम जब जॉब की बात कर रहे हैं तो इंस्टीट्यूट हर एग्जामिनेशन के रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद खुद कैंपस प्लेसमेंट ऑर्गेनाइज करता है. तो आपको कहीं जॉब ढूंढने नहीं जानी है. द पर्सन हु वांट्स सीएमए आर कमिंग ऑन वन प्लेटफॉर्म जहां पे आपका नाम शॉर्टलिस्ट होगा. आप उस कंपनी में, एंड आप बड़ौदा के इंडिया के कितने भी जायंट कंपनी काउंट कर लो सर, एवरीवन इज देयर, राइट, बिकॉज एवरीवन इज कॉन्शियस अबाउट कंट्रोलिंग देयर कॉस्ट. तो कैंपस प्लेसमेंट में ही बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है और वहीं से उनको जॉब मिल जाता है. अब अच्छा, ये भी एक बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं. ऑलरेडी धवल सर आई थिंक हैज इन्फॉर्म कि व्हाट इज एन एवरेज पैकेज, कितना पैसा मिलता है, बिकॉज दैट इज हाउ वी काउंट नो कि हाउ course valuable is the good. course is no. See, average package of a CMA in a last, I think in 23, it was around 12 lakh rupees. That is Average average. Yes. Oh. That is of fresher we are talking. Which goes up to 27-28 lakh rupees. Oh. So, और वो आपको मिल रहा है सर within 2.5 years. मतलब आप बीकॉम खत्म करो उसके बाद आपको ये प्लेटफॉर्म, ये स्टार्टिंग आपको यहाँ से मिल रहा है. राइट. अब आप यहाँ इसके साथ अपनी जॉब प्रोफाइल के अनुसार आगे जो कुछ भी अब करना भी चाहते हो, आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स ऑफ IIM, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के आप करना अगर चाहते हो, कंसिडरिंग द करंट सिनारियो, आप इंडिपेंडेंटली फाइनेंशियल पूरे इंडिपेंडेंट हो. आप और जो कुछ भी इसमें टॉप अप करना चाहो कर सकते हो. सी वेनिला हैज इट्स ओन वैल्यू. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कि अगर आप जॉब के साथ अपनी जॉब प्रोफाइल के अनुसार अगर कुछ करना चाहते हो, स्टिल यू हैव टाइम, क्योंकि अभी तुमने 2.5 साल ही पढ़ा है. राइट. तो आप जॉब के साथ आउट ऑफ योर ओन सैलरी यू कैन top up the chocolate chips on your vanilla and it will increase the price like anything, which is directly added in CV
इट विल ऐड वैल्यू इन योर सीवी. सो ऐसे कोई कोर्सेज करना जो कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं आपके सीवी में इज ऑफ नो यूज. देयरफॉर आई एम सेइंग के 2.5 साल में आप एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, नॉलेज एक्विजिशन हो गया. इट इज गिविंग यू राइट प्लेटफॉर्म, and then from this platform now you can jump into the sky, and then the sky is the limit. और आप अपने प्रोफाइल में इस एग्जीक्यूटिव कोर्सेज है सर, बहुत सारे हमने स्टूडेंट ने किए हुए हैं और जिनका पैकेज 6-7 डिजिट तक पहुंच चुका है. और ऐसा नहीं है कि आई एम टॉकिंग अबाउट 15-20 साल, ये 5-6 साल के अंदर उन्होंने यही टेक्निक किया कि फिर जॉब में अपनी जॉब प्रोफाइल के अनुसार इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस और आईआईएम के इतने सारे एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल के लिए, वर्किंग प्रोफेशनल के प्रोग्राम्स हैं. वो कंपनी को सीधा बेनिफिट होगा, कंपनी को बेनिफिट आपको पास ऑन करते हैं. सो दिस इज व्हाट कॉम्बिनेशन यू शुड यूज. तो आपको पढ़ना ही है 12th के बाद अराउंड 4-5 इयर्स, बट आई एम सेइंग उसको स्प्लिट कर दो कि 2.5 साल में एक प्लेटफॉर्म, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. उसके बाद अगर मेरा मन कर रहा है, जरूरत नहीं है कि करना ही पड़ेगा. अगर मुझे मन कर रहा है और अगर मुझे भी वो लेवल पे एक्सेल होना है, अगर मुझे भी किसी कंपनी में लेस अमाउंट ऑफ टाइम डायरेक्टर वाली पोजीशन चाहिए, अगर हम ये टॉप अप करते हैं तो इट इज वेरी रेयर कॉम्बिनेशन. स्टार्टअप तो पूरा कोर्स इज अबाउट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट. तो बिजनेस कैसे रन करना चाहिए, ऐसा एक टॉपिक नहीं बचता है जिसमें हम ये नहीं आता है. आप जीएसटी को साइड में रख के बिजनेस के बारे में सोच नहीं सकते. इनकम टैक्स के प्रॉपर प्लानिंग के बिना बिजनेस के बारे में आप सोच नहीं सकते. अकाउंट तुम्हें ठीक से पता नहीं चल रहा है तो आप ये सोच नहीं सकते आपने कितना कमाया. कॉस्टिंग तुम्हें आता नहीं तो आप भूल ही जाओ. लॉ के कंप्लायंसेस अगर आपने नहीं किए तो आप सस्टेन नहीं हो सकते हैं. सो पूरा कोर्स इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपको या तो खुद का बिजनेस मैनेज करना है या किसी और का बिजनेस मैनेज करना है. राइट. सो दिस इज अ मैनेजमेंट कोर्स, एंड देन practice is again added top up into this, जहां आप as a professional, as a independent companies को provide कर सकते हो services. So it's like a doctor जिसका खुद का एक क्लिनिक भी है, and doctor किसी जगह पे जॉब करके हॉस्पिटल में काम भी कर रहा है. It is his own choice कि उनको क्या करना है. राइट. राइट. अमेजिंग, अमेजिंग इंफॉर्मेशन सर. एक और क्वेश्चन जो जनरली मेरे बच्चे मुझे पूछते हैं कि कोई भी कोर्स लेंगे तो बाहर जाके उस कोर्स का यूज़ कितना रहेगा. बिकॉज आज का एक ट्रेंड मैं जो अपने बच्चों में देख रहा हूँ, अपने स्टूडेंट्स में देख रहा हूँ, वो ये है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये प्लान कर रहे हैं कि आफ्टर 12th या आफ्टर बैचलर्स दे वांट टू गो अब्रॉड. तो अगर सीए में कर लिया बैचलर्स के टाइम पे और फिर बाहर जाते हैं तो उसका स्कोप कितना है. सर इसमें है ना, सीएमए इंस्टीट्यूट ने बहुत सारी कंट्रीज के साथ एमओयू किया हुआ है. सो उनके वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में जो कॉमन सब्जेक्ट्स आते हैं वो सब्जेक्ट्स वो एग्जम्प्ट कर देते हैं. फॉर एग्जांपल इंडिया में से सीएमए कोई हुआ और उसको यूएस का सीएमए करना है या फिर इंग्लैंड में एसीसीए करना है, ऐसे बहुत सारे, जैसे ऑस्ट्रेलिया का सीएमए करना है, श्रीलंका का सीएमए करना है. ये सब ऐसे नाम बोल रहा हूँ जहाँ हमारे एमओयू ऑलरेडी है. राइट. तो उनको क्या करना होगा, हर एक कंट्री में ना टैक्सेशन एंड लॉ अलग होंगे. बाकी का कॉस्टिंग है, फाइनेंस है, अकाउंटिंग है, मोस्टली पूरे वर्ल्ड में सिमिलर हो गया है. सो अब उनको ये एमओयूज की वजह से उन कंट्री के वही सब्जेक्ट्स की एग्जाम देनी है जो इंडिया में नहीं पढ़ाए जाते. सो ये एक फायदा रहता है. दूसरा, इंग्लैंड में कुछ ऐसी चीजें हैं कि भाई ये कोर्स करके इंग्लैंड में गए तो इंग्लैंड में अगर ये बंदा सीए में होके गया है तो वहाँ का मास्टर्स इन अकाउंटिंग ये डिग्री उसको ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री आ जाती है. इंटर करके गया, इंटर कंप्लीट करेगा तो बैचलर ऑफ अकाउंटिंग ये डिग्री भी, ये भी एमओयूज है. तो ये एक विदेश में उनको बहुत बढ़िया स्कोप रहता है. राइट. अमेजिंग इन्फॉर्मेशन सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. और आपसे मिलके सीएमए के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत सारे मिथ भी बर्स्ट हुए, एंड आई एम श्योर व्यूअर्स को भी बहुत कुछ जानने को मिला होगा. So thank you so much. Thank you for your time, sir. Thank you so much, sir. Thank you very much for inviting us, sir. Same here, sir. Sir, તમે